सेक्स करने से कितना पहले मास्टरबेशन करना चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत अलग तरह से मैस्टरबेट करने की कोशिश करते हैं, मिस एडवेंचर्स भी कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि हमने सर एक रिंग लगा ली वहाँ पे, हमने कोई सीरियसली टॉप 5 रीजन अगर आप मेरे को बताना चाहो कि इस वजह से पीपल आर नॉट एबल टू लास्ट लॉन्ग इन बेड। वी डू नॉट वांट टू डू इट इन बेड एनीमोर। लॉन्ग लास्ट करना बेड में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ना पीनस एनलार्जमेंट सर्जरी करवाते हैं। इज इट सेफ? करवाते नहीं है, करवाने का मन होता है उनका। हार्ट अटैक आता है तो कितने सीरियस हो जाते हैं, और पिनाइल अटैक आ रहा है, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो सीरियस नहीं हो रहे हम। डू यू रिकमेंड पीपल टू वॉच पॉर्न और नॉट? इफ यू आर रिलाइंग ऑन दिस एज, डज साइज मैटर? डू यू रिकमेंड यूजिंग वाइग्रा? अगर कोई दवाई ऐसी लेते हैं हार्ट के लिए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। I want to improve my testosterone level. What are the top 3 or 4 ways in which I can improve it? अगर हमें स्पर्म बेच के पैसे कमाने हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? सालों का प्रोसेस भी हो सकता है। तो हाउ डू यू मेक सेक्सुअल इंटरकोर्स मोर प्लेजरेबल? सड़क पे चलते हुए बाबा मूसा बंगाली, गुप्त रोग, ऐसे सारे बोर्ड्स देख के हम रिलेट जरूर करते हैं। बिकॉज इंडिया में 50% से ज्यादा पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, बट बताता कोई नहीं है। इसीलिए आज हमने डॉक्टर रमन तनवर को बुलाया अपने पॉडकास्ट पे, उनसे समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स मेल्स को क्यों आती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर रमन तनवर ने ना सिर्फ आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सीख किया है, बल्कि ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज की सेक्सुअल हेल्थ को भी डील करते हैं। इसलिए ये एपिसोड उन सारे मेल्स के लिए नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनके पार्टनर्स के लिए भी है, ताकि वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और अपनी फैमिली लाइफ को और बेटर बना सकें। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि उसके बेसिस पे हम और इंटरेस्टिंग लोगों को आप तक लेके आ सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर रमन की नॉलेज बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बोलना उनको थैंक यू। डॉक्टर रमन, मज़ा आएगा आज, ओके बिल्कुल। क्योंकि ये जो मेन सेक्सुअल हेल्थ का जो इशू है ना, आई थिंक मोर देन 40 to 50% पीपल इन आवर कंट्री एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम। मैं स्टैट्स चेक कर रहा था, 30% का तो मेरे पास ऑफिशियल फिगर है जो लोग बताते वन हैं। प्रॉब्लम, एक बीमारी के हाँ, लिए, है एक ना? बीमारी के लिए। हाँ। बहुत सारे ऐसे जो सामने भी नहीं आते, राइट? तो उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम है, बट व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस ऑफ द बैट विद यू इज दैट सो सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ा स्टिग्मा कि क्यों लोग सामने नहीं आते, बिकॉज दैट्स हाउ यू स्टार्टेड इट, इज बिकॉज इसको हम सेक्सुअल प्रॉब्लम करते रहते हैं, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स विद दैट देयर इज अ टैबू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रॉब्लम है। एज अ डॉक्टर जब कोई मेरे पास आता है तो आई वुड लुक इट एज अ बीमारी। लाइक कोई हार्ट अटैक आया तो भी मैं उसको बीमारी मानता हूँ, कोई डायबिटीज आई तो भी मैं बीमारी मानता हूँ। दिस इज ऑल्सो बीमारी, राइट? नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ऑल द प्रॉब्लम्स जो हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कहते हैं, दे आर स्टिल अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिस्टमिक डिसऑर्डर। यानी कुछ ना कुछ बॉडी में चल रहा है जिसकी वजह से वहां पे भी मैनिफेस्टेशन आ रहा है। सो द थिंग इज दैट इट्स नॉट एंटायरली सोनली अ पर्टिकुलर पार्ट का प्रॉब्लम, इट इज अ पेशेंट्स प्रॉब्लम, अ होल बॉडी प्रॉब्लम, है ना? सो जब तक वी आर इन द सोसाइटी डोंट स्टार्ट लुकिंग एट इट इन अ होलिस्टिक वे कि नहीं दिस इज अ डिजीज जिसको है, उसमें सेक्सुअल पार्ट है नहीं है, दैट डजंट मैटर। इट हैज टू बी शोन, इट हैज टू बी डिस्कस्ड लाइक एनी अदर डिजीज। हार्ट अटैक आता है तो कितने सीरियस हो जाते हैं, और पिनाइल अटैक आ रहा है, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो सीरियस नहीं हो रहे हम, है ना? सो बेसिकली इट्स जस्ट दैट वी आर बहुत लोग ऐसा, you know, there are a lot of memes around. If you've seen that, the cricket helmet was invented later. First, the condom was not just the condom, the genital guard was invented कि बॉल वहाँ ना लग जाए, राइट right? So इतना टाइम लग गया आदमी को सोचने में कि ये ब्रेन भी इंपॉर्टेंट होता है। That's how it is put, है ना? But the thing is that जब इतना इंपॉर्टेंस देते हैं from historical side itself, तो भाई फिर बात करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? Because जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, he is not judging you कि अरे यार ये तो इसको तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, या ये तो इनफर्टाइल है, या ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इंपोर्टेंट हो रहा है। So we don't see it like that. We see a person who is in need, right? That's how a doctor would judge it. But पता नहीं पेशेंट को क्या लगता है, उसको लगता है डॉक्टर जाएगा तो कुछ हंसने लग जाएगा क्या देख के। मतलब आई डोंट सी कि ऐसा कोई प्रोफेशनल होगा who would judge a patient. Correct. आपको अगर कोई टांग में चोट लग रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो we would be very serious about it. And that's how we would be serious when you say कि सर मुझे इरेक्शन में इशू है। We won't judge you. करेक्ट। वी वुड फील कि यार इसको तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कल को इसको हार्ट अटैक हो सकता है, कल को ही कैन हैव स्ट्रोक, है ना? सो मे बी इन द नेक्स्ट 5 years 10 years यू विल लैंड अप इन द ICU. सो मेरे लिए तो ये सीरियस बात है, राइट? सो आई एम नॉट गोना बी लॉफिंग अबाउट इट। एंड दैट्स अगेन अ पॉइंट कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना ये सब,
they laugh about it. Hmm. That's how men deal with their serious issues, by Laughing it off. laughing it off. चलो मुझे आपसे ये पूछना है कि द रीजन, टॉप 5 रीजन अगर आप मेरे को बताना चाहो कि इस वजह से पीपल आर नॉट एबल टू लास्ट लॉन्ग इन बेड. राइट. सो बेसिकली ग्रॉसली स्पीकिंग अगर हम कहें तो एक तो ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल ही हमारा काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है कि वी आर काइंड ऑफ already getting so much stimulation from other places that we do not want to do it in bed anymore. है ना? सबसे important reason उसमें हम ये बता सकते हैं कि we are kind of training our mind through the explicit material which is easily available, Like porn. Yes, you can Okay. say any sort of an erotic material that kind of is governing our mind to just do it very fast, because you are getting the same sort of a satisfaction in just 2 minutes, so why would you want to give 30 minutes to the same thing? So that has kind of destroyed the mindset. The other reason being that the way we are kind of moving right now, including myself, everybody is in some sort of a accomplishment strife, you can say. Extrafil में सभी भाग दौड़ कर रहे हैं. There's a sort of a ambition, सब उसको हसल मीट कल्चर करना जिसको चाहते हम हैं. बोल सकते हैं. हाँ, too much hustle हो गया है in a way, right? So that is leading to a sort of a stress, है ना, कि लगता है कि यार we have so many things to do, this becomes less of a priority. Then or the kind of food we eat, right? Everything is adulterated, because बहुत लोग कहते हैं सर हम तो घर से खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, but I said तो घर की दाल चावल तो सब पैक्ड ही आ रहा है दोस्त. You're not growing it from the farm to mouth तो नहीं है. So that has been lost, जो traditionally रहता था. And then of course you can say that real issues, we are anyways Indians की बात करें तो we are anyways having defective genes. We know कि हमारे में diabetes, hypertension ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं. So endothelial dysfunction as such and metabolic syndrome is more common in the Indian people, right? So of course that contributes again to this kind of a situation. So there are so many factors around. फिर उसके बाद जो ये सब है that you don't talk about it, या किसी को और को दिखा लेते हैं who is not qualified for it, and then you get exploited in the name of different sort of medications. Do you recommend people to watch porn or not? So as an andrologist, I would suggest that if you are relying on this as the main source of your satisfaction, then you shouldn't. See, if you don't have a partner, then it's a good idea to use your imagination. If that doesn't help you too much, then you resort to this. But because I don't want you to explore partners randomly, but if you are married, then you shouldn't have much of a need to resort to this, because फिर वो marriage को affect कर रही है. That's how we see patients in today's light. That patients would resort to this rather than being open about it with their partners, and then asking them to help them out with this, right? But in your practice normally, आपको ऐसा भी कभी लगता है कि यार इस पेशेंट को पॉर्न दिखानी चाहिए या देखनी चाहिए टू स्टिमुलेट और टू मे बी एज अ वे ऑफ स्टिमुलेशन? So basically, see, as per the medical science, now, see, we have an IVF center also, right? So we sometimes have to do a semen analysis, wherein we do give the patient a room which is called the semen donation room, wherein you basically collect the semen sample. Correct. So semen collection room में we do have to provide, by the nature of the medical directions, कि कुछ explicit material होना चाहिए. It's not necessarily porn, anything that can incite, so that the patient in a very stressful environment can produce the sample and we can analyze it. कि भाई किसी को baby नहीं हो रहा है, there's a male infertility issue, and then we have to see the semen counts, right? तो उन conditions में we do kind of give the patient some aids जिससे वो ejaculate कर सकते हैं, right? But then ऐसा नहीं है that we want to expose somebody to porn, right? That's never the case. और बहुत सारे कपल्स जो होते हैं वो पॉर्न देखते हैं टुगेदर to Right. stimulate or spice up their relationship. Right, which is Which is a something good thing or bad thing? unless they don't take the wrong messages from it. जैसे कि बॉलीवुड में या हॉलीवुड में हीरो छलांग लगा रहा है बिल्डिंग टू बिल्डिंग. So unless you don't replicate things which are impossible, है ना, then it's fine if you want to understand. Because क्या है कि we again we are using the wrong medium for sex education in our country, है ना. But unfortunately that's how it is for those generations जिनके पास ये सब awareness नहीं थी, and now they are too afraid to ask, or they don't have the resources, या जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो andrologist है ही नहीं, because andrologists भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, to be honest, right? So all the urologists basically who have trained themselves after their surgery, they would
have special interest in andrology, they are trained to do andrology, and then very few people would actually do special fellowships or trainings, or they would dedicate most of their time to andrology. Zyada time rheologist also has to see a lot of things, like kidney stones bhi dekh rahe hain, bladder cancer bhi dekh rahe hain, prostate issues bhi, kidney transplant bhi kar rahe hain. So eventually very little time is left for them to deal with andrological problems. तो ये जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ मेन की स्पेसिफिकली होती है, दैट फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंड्रोलॉजी. Yeah, so basically जैसे कि if you've I don't know if you've seen Best for Him का magazine and our content, Yeah, usually we've seen we've done some vox pops wherein we ask men about who is the doctor for men. Men are not able to answer. If we ask the same men who is the doctor for women, they can say gynecologist होता है या lady doctor होता है. But when we ask them कि यार what is the name of the doctor जिसके पास आपको जाना होगा, if you have a man's problem, है ना, तो वो कुछ नहीं कह पाते, राइट? दे वुड बी कंफ्यूज्ड, एंड उसी कंफ्यूजन का फायदा पब्लिक उठाती है, राइट? बिकॉज देन यू फाइंड ऑन द वॉल्स के इस दवाखाना में जाओ, उस दवाखाना, एंड बेसिकली दे आर एक्सप्लॉइटेड आल्सो. बाबा मूसा बंगाली, right? So there are a lot of things going on because there is no defined industry. So when you don't have a solution for a problem, then there are many solutions. ये एक जनरल रूल है. If we don't have a clear cut solution for a particular thing, then there will be so many solutions. Because कुछ भी work तो कर नहीं रहा, तो फिर कुछ भी निकाल लो उसके लिए. Now on the internet you will find a lot of oils, there are a lot of herbs, बहुत कुछ, the men are being exploited in this, and that's what the aim somehow of me doing a podcast or running Best for Him also is कि we have to make our men aware about it, right? Because यहाँ तो सुनने में आता है पेशेंट से कि सर वहाँ तो अगर बड़ी गाड़ी से निकलो तो 1 लाख रुपए का वही चूरन मिलता है, अगर आप साइकिल पे आ रहे हो तो वही 10,000 का चूरन मिलता है. That's how it's going on in the industry, because science तो है नहीं. So and whatever has been by legend वो चल रही है, वो उस पर there is no customization. लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम हो क्यों रही है. there is no diagnosis. बस ये है कि, और कॉमनली केमिस्ट्री दे देते हैं ज़्यादा टाइम, तो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम दे वुड गिव यू, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि आपको ये हो क्यों रहा है, और आपको 5-10 साल में हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या होगा, राइट? सो इट्स गोइंग ऑन. एक चीज मुझे ये पूछनी है, यू वर टॉकिंग अबाउट सेटिंग द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन पॉर्न की, जब हम बात कर रहे थे, राइट? नॉर्मली पॉर्न में ये दिखाया जाता है कि जो मेन है व्हेन दे आर इंटरकोर्सिंग 30 मिनट्स टू 1 आवर का पूरा चलता रहता है उनका सिस्टम. अभी सही टाइम जो होता है, अगर दुनिया को समझना हो, व्हाट्स द राइट अमाउंट ऑफ टाइम अ मैन कैन लास्ट इन बेड? सो बेसिकली वी डन स्टडीज अराउंड इट. ऐसा नहीं है कि हम इट्स द रैंडम आंसर या कोई मैनुअल भगवान ने भेज दी कि यार आदमी बनाया है, इसका ये पार्ट्स ऐसे से चलते हैं. सो वी आर एक्सप्लोरिंग इट बाय डूइंग अ पॉपुलेशन स्टडी, है ना. तो हमारे साइंस में देयर आर मेनी इंटरनेशनल बॉडीज व्हिच वर्क ऑन इट, इंक्लूडिंग आवर मेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना. सो वी फाउंड आउट कि इंडियन मेन में इट कुड लास्ट फॉर समवेयर बिटवीन 2 to 5 minutes. दिस इज द नॉर्मल टाइम. अलग-अलग स्टडीज में अलग-अलग टाइम्स है, अप टू it can go up to 8 to 9 minutes also for certain. It's a penetrative sexual activity time, जिसको हम basically IVELT बोलते हैं. अच्छा. Intravaginal ejaculation latency time. 2 minutes to 5 minutes. 5 minutes is how the normal act will last, है ना. But again, as I said, कि अगर आप हीरो को छलांग मारते देखोगे तो then you can't replicate it, right? Correct. Because it has been framed that way. इसलिए the porn sets the wrong expectation, because they are the models. They would have no odor. They would all be by the look of it, they will be smelling beautifully. They would have wax skin, कोई hair नहीं होंगे. They will all be beautiful people. अब ऐसा randomly देखें तो you would not find somebody the same way. तो expectation is altered लोगों की with the partner, and that has a lot to do with the failed marriages then, या जो भी आप कह सकते हो कि वो loss of intimacy between the couple होता है. So that's where I said that you're taking the guidance from the wrong person, है ना. So the explicit material that is professionally available, है ना, वो आजकल कोई nobody is reaching out to it because the other material available is बेटर. ऐसे ही यूरोलॉजिस्ट के साथ भी ऐसा ही है. यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो 2-4 मिनट ही आपको देगा. आपको जो क्वैक्स भी लेंगे वो आपको आधा 1-1 घंटा समझाएंगे कि आपने मैस्टरबेशन कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, इसकी वजह से आपकी ये खराब हो गया, कमज़ोर हो गया. एंड यू वुड फाइंड एटलीस्ट समबडी टू टॉक टू देयर, है ना. दैट इज़ वाई द इंडस्ट्री इज रनिंग. जो प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ आपको सही चीज़ मिलेगी, सही ट्रीटमेंट मिलेगा, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं. सो दैट्स हाउ मैन अल्टीमेटली एंड अप बीइंग देयर मोर ऑफन देन to a qualified person. I wanted to ask you this. आपने बोला a good penetration time is 2 minutes to 5 minutes. Is it okay to say कि अगर किसी का penetration time let's say 30 second है या 1 minute है, basically less than 2 minute, so they have some problem. What is the right amount of time कि यार मेरा अगर 30 second में ejaculation के बाद हो रहा है, तो यानी
I have some problem. Is there any number? राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको Correct. हम पीई या पीएमई भी कहते थे, है Hmm. ना. नाउ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मींस दैट यू आर इजैकुलेटिंग इन लेस देन 1 मिनट एज पर दी स्टैंडर्ड टाइम, 60 है ना. सेकंड मतलब. 1 to 2 मिनट्स थोड़ा इक्विवोकल है, इसमें हम इसको पीएमई कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट साइंस की तरफ से 1 मिनट से कम है तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम एंड वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, right? Okay. So then when you come to me saying कि sir I'm ejaculating early, then I try to understand कि ये कैसा वाला PME है, because there can be something which is genetically governed, जैसे आपकी height genetically governed है, आप कितना भाग सकते हो genetically governed है, आप कितना जोर से बोल सकते हो, आपकी pitch क्या है, everything is genes, right? So ऐसे ही आपके mind में कुछ chemicals हैं जो जिनकी concentration govern कर रही है कि आपका climax कब आएगा, है ना. आपका sensitivity level क्या है, कितनी sensitivity पे your brain will say कि अब ejaculate कर दो, right? So this is different for everyone. Now I need to understand as a urologist कि भाई ये शुरू से हो रहा है क्या, ये जेनेटिकली ही कम है या स्ट्रेस हो गया आजकल या कुछ एंग्जाइटी थी जिसकी वजह से ये सेकेंडरी पीएमई हो गया, यानी कि शुरू से नहीं था बट क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आए, उन्होंने डिस्टर्बेंस किया इस केमिकल सिग्नल में, दैट्स व्हाई इट हैज़ हैपेंड, और उसको हिसाब से एडिक्वेटली ट्रीट किया जाता है. बहुत सारे तो तरीके ऐसे होते हैं कि यू कैन जस्ट डू अ फ्यू ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जिनसे भाई यू कैन गेट बेटर टाइमिंग. आई वुड नॉट से कि हर केस में वो वर्क करते हैं, बट देयर आर सर्टेन केसेस जिनमें सिर्फ थोड़े बहुत ऐसे ट्रिक्स वर्क करते हैं. क्या है और 2-3 टॉप ट्रिक्स ये? ट्रिक्स जैसे कि आप मैस्टरबेशन कर सकते हैं बिफोर यू हैव अ पेनिट्रेटिव इंटीमेसी, तो Oh. उससे लेटेंसी पीरियड एक्ट करने लग जाता है, सो Okay. दैट यू गेट बेटर So टाइमिंग. सेक्स करने से कितना पहले मास्टरबेशन करना चाहिए? Typically that depends on your latency time, है ना. Okay. जिनको लगता है कि भाई once you have ejaculated then it takes you 4-5 hours to ejaculate again, वो 2 घंटे पहले कर सकते हैं. जिनको लगता है कि नहीं हम तो 30 मिनट में, तो 15 मिनट पहले भी कर सकते हैं. So somehow with that you kind of increase the time. दूसरा तरीका है कि you can stop in between, think about something else, you know, wander around and then बट उससे start again. मोमेंटम में भी तो ब्रेक आता है. So there's a way to do it. Eventually you'll get the practice कि ठीक है थोड़ा सा बस सोच ही तो बदलनी, you're still in the act, है ना. So that is how it helps. कई बार partner can squeeze the parts, तो एक बार उसकी वजह से रुक जाते हैं या ध्यान बढ़ जाता है, तो that works. इसको there's squeeze method है, start stop technique है. What's a squeeze method? So basically what you will ask the partner to do is कि when you feel कि climax आने वाला है, then the partner can squeeze the penis, for example. Okay. है ना? Okay. तो उससे suddenly your stimulus will get interrupted, right? So then you start to create it again, है ना. ऐसे ही एक तरीका आप कह सकते हो कि ये हो सकता है कि आप कुछ thicker condoms use कर सकते हो, या you can use some local sprays which again ideally have to be prescribed by the doctor, but they can also reduce your sensitivity a bit. So ऐसे ही जब पेशेंट मेरे पास आता है तो आई ऑल्सो वांट टू जज कि वो माइंड से हो रहा है या एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है हो रही है. बहुत सारे लोगों को फोरस्किन के बारे में पता नहीं है कि उसको पीछे कैसे करते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं. दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ओनली कम व्हेन you interact with a professional and they teach you. Yeah, somehow you get the training professionally from a qualified body for it, right? And what about Viagra? Would you recommend using Viagra? So basically we will not name the brand, we will call it sildenafil. Sildenafil citrate is the salt in it, है ना. Now basically I would never recommend somebody to take it off the charts. Chemist को भी recommend नहीं करूँगा कि वो किसी को दें, But chemist के यहाँ तो openly मिलती है, जाओ और ले लो. So that is what your perception is. That is not what the government allows, right? So this is just something which is happening, which is ऐसे तो लोग मर्डर भी कर दे रहे हैं, खून भी कर दे रहे हैं, right? But then it is not allowed, right? So ऐसे ही if you take it, you can lead to the same thing. अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आप अगर कोई दवाई ऐसी लेते हैं हार्ट के लिए, तो आपकी डेथ भी हो सकती है. Many people have actually died because of sildenafil. One pill. Yeah, because it vasodilates. It kind of will improve the it will kind of dilate your arteries, है ना. तो suddenly BP drop हो जाता है. और अगर आप ऐसी कोई और दवाई भी ले रहे हैं जो बीपी ड्रॉप करते हैं तो सडनली you can collapse, right? So there have been many incidents जब ऐसा हुआ है. So I don't think कोई भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आप ऐसे ही रैंडमली ले लें. Yes, by assessing the patient, seeing all his risk factors, क्या दवाई लेते हैं पहले से, then you as a medical professional can give the prescription of sildenafil, right? हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, राइट? अभी थोड़ा मुझे सॉल्यूशंस के ऊपर आना है कि अगर किसी को लॉन्ग लास्ट करना है बेड में, what are the top 3 or 4 things they can do to make it better, to improve their sexual health? Right. So I think थोड़ा सा एक बहुत ही ग्रॉस क्वेश्चन है, बिकॉज लॉन्ग लास्ट करना एक-एक करके बेड में चलेंगे हम 2 सब। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है ना. वन इज कि आपकी टाइमिंग, है ना. दूसरा है कि आपकी इरेक्शन की हार्डनेस, राइट. सो दे आर 2 मेन प्रॉब्लम्स जिनको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर में मान लेते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लो लिबिडो, मनी ना करना, है ना. और लो लिबिडो मीन्स योर डिजायर टू हैव
इंटीमेसी विद योर पार्टनर, है ना? ओके। तो वो भी कम हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि नहीं सर मन ही नहीं करता, हमारा इतना स्ट्रेस है, ऑफिस का काम है। बहुत सारे कपल्स आते हैं कि सर मन ही नहीं करता, है ना? पहले तो करता था, अब नहीं करता, है ना? सो दीज आर कॉमन इश्यूज। तो हम इन सब के लिए एक ब्लैंकेट सॉल्यूशन मांग रहे हैं मुझसे एज ऑफ नाउ। सो आई थिंक पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस अगर बना सकें, है ना? वो एट दिस स्टेज मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सभी के लिए मुश्किल है, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ लाइफ हैज कम टू टुडे। आई डोंट नो कैसे हम यहाँ तक पहुंच गए, बट है ना, ये काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज तो है, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? कि घर आके भी ऑफिस के काम लोगों के पास रहते हैं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना? बिकॉज माइंड में वो चल रहा है, तो देन यू वुड वांट टू काइंड ऑफ फिनिश इट ऑफ, है ना? या यू वांट टू अवॉइड इट, है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम कहते हैं कि जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज अगेन इफ यू आर स्ट्रेस, तो यू आर ट्राइंग टू फिनिश एवरीथिंग फास्ट, तो इजैकुलेशन भी फास्ट ही होगा, है ना? जब आप ऑफिस जल्दी जाना चाह रहे हैं, जब आप फाइल जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, जब आप अपना काम जल्दी करना चाह रहे हैं, तो खाना भी फटाफट खाना चाह रहे हैं, तो फिर सेक्स भी फास्ट ही होगा, है ना? बिकॉज आपने अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाला हुआ है माइंड में, है ना? करेक्ट। सो देन व्हाई वुड दैट बी बिकम सडनली आप एकदम नॉर्मल मोड में कैसे आ जाओगे, है ना? सो दैट इज अनदर थिंग कि आप स्ट्रेस रिडक्शन पे जा सकते हैं। यू कैन ऑफ कोर्स इंप्रूव योर लाइफस्टाइल, थोड़ा सा एक्सरसाइज को टाइम ज़्यादा निकाल सकते हैं, है ना? What are the top 2 exercises that one can do? Is So there it's any correlation with exercise? सो देयर आर सजेशंस के कीगल एक्सरसाइज इज वन, जिसको हम पेल्विक फ्लोर थेरेपी भी बोलते हैं। उसको करने से यू कैन हैव बेटर इरेक्शंस एंड यू कैन हैव बेटर कंट्रोल ओवर एजैकुलेशन। इवन जिस फोर्स से सीमेन निकलता है दैट कैन बी इम्प्रूव, बिकॉज दीज एक्सरसाइजेस वर्क ऑन दी इस्क्यू कैवर्नोसिस एंड बल्बो कैवर्नोसिस मसल, है ना? Okay. तो बेसिकली दीज मसल्स आर अराउंड द पीनिस बल्ब एंड दे हेल्प इन एजैकुलेशन एंड कंट्रोल एंड तो कोई भी YouTube पे जाके कीगल एक्सरसाइज लिखे तो सो कीगल एक्सरसाइज में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि देर आर समथिंग कॉल्ड एज क्विक फ्लिक्सेस, जिसमें हम फास्ट अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और कुछ होते हैं स्लो ट्विचेस, जिसमें हम क्या करते हैं कि फॉर 6 सेकंड्स यू वुड वांट टू पुल थिंग्स इनसाइड, पीनस को अंदर पुल करो, मोशन के रास्ते को अंदर पुल करो। यू विल फाइंड एक मसल है जो यू नो विच इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो 6 सेकंड उसको खींच के रखो एंड देन 10 सेकंड्स उसको रिलीज करके रखते हैं। सो ऑफिशियली यू कैन सर्च बाय माय नेम आल्सो, कीगल एक्सरसाइज, यू नो आई आल्सो हैव अ वीडियो ऑन यूट्यूब टू Correct. हेल्प माय पेशेंट्स आउट। तो दैट्स अ साइंटिफिकली करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, है ना? आप चाहें तो यू कैन शेयर द लिंक कितना इन द मिनट करना डिस्क्रिप्शन। चाहिए? सो बेसिकली व्हाट वी से इज के पहले 10-10 बार से शुरू करो, बिकॉज यू डोंट वांट पेन इन दैट एरिया। सो Daily. हाँ, हम्म। एंड देन इवेंचुअली इंक्रीज इट टू एज मच एज यू पॉसिबली कैन, जितने सेट्स आप कर सकते हो, है ना? से अबाउट 30-40 सेट्स आप कर सकते हो और आराम से। कितना परसेंट आपको लगता है ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ में हम्म। कितना परसेंट एक्सरसाइज का रोल सो रहेगा? बेसिकली अगेन दिस इज वेरिएबल फॉर एवरी पेशेंट ना। किसी की पहले ही मसल स्ट्रांग है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसके और कोई कंपोनेंट्स होंगे, राइट? करेक्ट। एंड किसी की मसल्स जो हैं वो वीक होंगी तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो जनरलाइजेशन एज सच, बट आई एम श्योर कि 30-40% का फर्क लोग ला सकते हैं सिर्फ ऑन एन एक्सरसाइज एवरेज से? विद द एक्सरसाइजेस। दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। दैट इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो वी ऑलवेज इंक्लूडेड, बट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके यूरिन में ब्लॉकेज रहती है, उनका यूरिन इन सब पार्ट्स में जाता है बिकॉज इट्स नॉट कमिंग आउट प्रॉपर्ली, उनमें नुकसान भी हो सकता है। या किसी को बैक के इशूज़ हैं, नर्व्स खराब हैं और उनके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स है, उनमें भी एक्सरसाइज हम रैंडमली नहीं करा सकते, है ना? सो दैट इज वाई आइडली यू शुड बी सीइंग एन एक्सपर्ट हु इवैल्यूएट्स एवरीथिंग एंड देन गिव्स यू अ सजेशन कि एक्सरसाइज करो या ना करो। ओके, हमने एक्सरसाइज की तो बात कर ली, अभी हम स्ट्रेस और उसकी भी बात कर ली। राइट थर्ड कंपोनेंट जो आता है विच इज फूड, राइट। राइट? सो फूड एंड कैन सप्लीमेंट्स। अभी फूड के अंदर अगर आपको मैं आपसे पूछना चाहूँ कि गिव मी टॉप 3 और 4 गुड फूड दैट वन कैन हैव ऑन अ डेली बेसिस टू इम्प्रूव देयर सेक्स लाइफ। देखिए फूड के अंदर इफ यू थिंक अबाउट सप्लीमेंट्स एज सच, वो तो बहुत सारे नाम हैं, वी विल डिस्कस दैट, बट सबसे पहले बेसिक फूड की बात करते हैं। राइट। सो एवरीबॉडी वुड से कि एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, है ना? सो नाउ इन दिस यूजुअली एवरीवन इज कंज्यूमिंग द फूड्स एज पर व्हाट दे फील इज करेक्ट, है ना? बट कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं। नाउ वेजिटेरियंस वुड टिपिकली हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जो नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ना? B12। राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इंडियंस में जनरली विटामिन D बहुत डेफिशिएंट रहता है, डार्क स्किन है हम, धूप का एक्सपोजर भी बहुत कम हो गया है पहले से, है ना? सो बहुत सारे लोगों को विटामिन D डेफिशिएंसीज है, तो B12 और विटामिन D रिच तो खाना होना ही चाहिए, विच टिपिकली इंक्लूड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। थोड़ा सा एनिमल प्रोडक्ट्स में हम मिल्क वगैरह ले सकते हैं इफ वी आर वेजिटेरियन, है ना? वीगन की बात नहीं कर रहा मैं, पर वेजिटेरियंस की बात कर रहा हूँ। तो नॉन वेजिटेरियंस में ये डेफिशिएंसीज यूजुअली कम रहती हैं बिकॉज दे आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन डाइट, मीट एंड ऑल उनके डाइट में होता है ना? बट
ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हम ऊपर से क्या ले सकते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आई वुड सजेस्ट के बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, टेरेस्टेस टर्बिटालिस है जो होता है, एल-आर्जिनिन एक सप्लीमेंट है जो बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, जो इरेक्शंस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. सो दीज आर सेफर things that people can go for as the top thing. So L-arginine is also sometimes my go-to molecule कि अगर आपको sexual problems आ रहे हैं तो this can help you with at least your erections because it donates nitric oxide, है ना. तो जब हम L-arginine लेते हैं एक significant amount में, ऐसा नहीं कि आपने 1 ग्राम L-arginine ले लिया या 2 ग्राम L-arginine, यूजुअली लिटरेचर सेज के 3 to 5 ग्राम L-arginine तो होना चाहिए, है डेली ना. बेसिस पे. अगर आपको ये प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू कवर इट थ्रू सप्लीमेंट्स, आप नहीं चाहते कि मेडिसिन ली जाएं या यू डोंट वांट टू गो द कन्वेंशनल वे, सो वन ऑफ द सेफर थिंग्स विच इज अ न्यूट्रास्यूटिकल, दवाई भी नहीं कहते न्यूट्रास्यूटिकल, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट, ये आप एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लीजिए. ये भी एंड अगेन प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी है, ऐसे नहीं. आइडली न्यूट्रास्यूटिकल्स आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, केमिस्ट भी दे सकते हैं, नॉन डॉक्टर लोग भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं. सो बेसिकली ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ को लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, है ना. बट अनलेस आपको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज नहीं है या किडनी डिजीज नहीं है तो यूजुअली ये सेफ होते हैं. मतलब अगर बोलूँ मैं ओवर द काउंटर जाके विटामिन B12 एंड विटामिन डी का अगर मल्टी विटामिन ले लूँ, वो लें प्लस एलार्जिन सप्लीमेंटेशन प्लस लें. एलार्जिन हाँ, सप्लीमेंट्स लूँ ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से, हाँ. अगर या मैं आपको लेना एक चाहूँ हाँ या मैं प्रिस्क्राइब करा लूँ, हम्म, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, नहीं, बेनिफिट ही है. आपको ये देखना है कि आप इतना ज़्यादा ना ले लें कि वो फिर आपको एक्सेस हो जाए, राइट. व्हाट इज द राइट अमाउंट? सो बेसिकली इसके लिए आरडीए की वैल्यूज होती हैं अच्छा. जो हम डिस्क्रिप्शन में व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी सारे हर एक हर एक विटामिन के विटामिन लिए का अलग 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 होता हैं. है. हाँ. सो विल पुट इट, आई विल गिव इट टू एज अ श्योर. थिंग एंड यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. हम्म. और ये आरडीएस मीट होने चाहिए हमारे, तो हमारे डाइट की एवेल्यूशन एक डाइटिशियन करते हैं, वो हम्म. बताते हैं कि आपने ये सब चीज़ें सर कम ले रहे हैं तो फिर आप इनको इस क्वांटिटी में सप्लीमेंट कर लीजिए, तो फिर जो सप्लीमेंट के अंदर आरडीएस वो मैच करे वो आप ब्रांड ले सकते हैं, हम्म. है ना. सो ओके. दैट हेल्प्स अस विद कवरिंग मोस्ट ऑफ दीज डेफिशिएंसीज. इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट शिलाजीत, अश्वगंधा, ऑल आई दीज वांटेड टू नेचुरल कम ऑन दैट. आयुर्वेदिक हाँ जी. थिंग्स, है ना. सो अगेन दीज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल जिन पे रिसर्च है एंड वी फाउंड एविडेंस के ये हेल्पफुल होते हैं. बट बट ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है इस पे हाँ, अश्वगंधा इस के? पे इन द सेंस वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्योरिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता आता है कि ये जो आप ले रहे हैं, ठीक है, आपने इतना ग्राम ले लिया बट कितना प्योर है वो, राइट. बिकॉज मेडिसिन जो एलोपैथिक साइड से आती हैं दे आर काइंड ऑफ बेंचमार्क कि हाँ इसमें ये अमाउंट अगर लिखा है तो 80% तो होगा उसका, है ना. पर आयुर्वेदिक में सेंस बिकॉज अगेन इट्स अ जेनरिक इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोगों को जीरो क्वांटिटी वाला भी सामान वो अश्वगंधा बता के या शिलाजीत बता के दे सकते हैं. तो हम मतलब डेली बेसिस पे कितना अश्वगंधा या शिलाजीत ले सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, है ना. ऐसा नहीं है कि ये कोई सप्लीमेंट है ना. इट इज अगेन आयुर्वेदिक मेडिकेशन एंड इसके लिए एक आयुर्वेदाचार्य को इस पे कमेंट करना चाहिए. तो आई वुड डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डोमेन जिसमें आई एम नॉट द एक्सपर्ट, है ना. सो आई बट थिंक अगर कोई लेता है हाँ और आपके पास आता है पैरेलल में कि यार मुझे भी आप अपने सप्लीमेंट्स बताओ या एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी समथिंग, डू यू आस्क देम टू नॉट टेक दिस अश्वगंधा एंड so शिलाजीत? basically since we have clinical evidence तो हम कहते हैं कि if you want to take them that you can take at your own risk alongside, है ना. अच्छा. but since we do not know the entire quantification of it, इतना standardization वहाँ थोड़ा सा missing है जो मुझे feel होता है personally. so उसकी वजह से मैं इन molecules की तरफ अपना प्रिस्क्राइब इनको नहीं करता. और रिस्क क्या हो सकते हैं इसके, इन सबको लेने के, अश्वगंधा और See, शिलाजीत again, को? रिस्क के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इस पे भी वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च नहीं है, नहीं है है. ना. तो इसीलिए आई एंटर्ड इनटू द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नॉट द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अदरवाइज आई कुड हैव डन आयुर्वेदा आल्सो. बट पॉइंट है कि आई कुडंट कन्विंस माई सेल्फ विद इट येट, क्योंकि आई फील के वहाँ पे वी नीड मोर रिसर्च जो अब हो रही है. आई एम हैप्पी टू शेयर कि हाँ you know the science is progressing, but it has kind of been you know little slow in that, and उसकी वजह से you know कुछ unreliabilities हैं. So as of now I just ask my patients जो allopathic system के साथ जाना चाहें तो then you know I'll be more confident helping them out. ओके. एक आपने ना बीच में बात बोली कि यार सेक्स करने से पहले अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो यू कैन लास्ट लॉन्ग. इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट, राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हम देखते हैं, रोज रील्स आ रही होती हैं जिसमें बोला जाता है नो फैप, मतलब आपको मास्टरबेशन करनी ही नहीं चाहिए. अब एज अ डॉक्टर आप आज वो मिथ बस्ट कर दो कि मास्टरबेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. करनी चाहिए तो व्हाट इज द सेफ अमाउंट ऑफ मास्टरबेशन दैट वन कैन डू?
मे बी अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्या है? हाँ, सो बेसिकली आई नो कि ये हर कोई चाह रहा है कि कोई डॉक्टर इसका आंसर दे दे, हाँ, है ना? हाँ। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ना फिजियोलॉजिकल हैं और हर पेशेंट के अलग अलग होती है। जैसे अब आप किसी डॉक्टर से पूछो कितनी रोटी खानी चाहिए हुँ, एज अ पेशेंट, तो आई थिंक कोई डॉक्टर इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं दे पाएगा। वो कहेगा कि देखिए आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है, हुँ, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर रिजॉर्टिंग टू मैस्टरबेशन फॉर हुँ। सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन। एक चीज़ तो ये कि आपको कोई अपने आप को हर्ट नहीं करना, है ना? बिकॉज़ बहुत सारे लोग बहुत अलग तरह से मैस्टरबेट करने की कोशिश करते हैं, मिस एडवेंचर्स भी कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि हमने सर एक रिंग लगा ली वहाँ पे, हमने कोई यूरेथ्रा साउंड कर दिया, यानी कि वी पुट इन अ सीरियसली? वायर। लोग रिंग हाँ, लगाते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं लोग, है ना? सो बट यू हाँ, सी द लेट डोंट केसेस? गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस। यस। बट आप हाँ, देखते हो ऐसे हाँ, केसेस? ऐसे केसेस होते हैं जिसमें भाई नट यूज़ कर लिया और नट को फिर हमें पूरे, बिकॉज़ इसके लिए मेडिकल टूल्स भी नहीं होते कई बार, तो हमें एक्चुअली हार्डवेयर टूल से उसको फिर ओह रिमूव करना शिट! पड़ता है, एंड डैमेज भी हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है ना? ओह! सो एम्पुटेशन हो जाता है कई बार, है ना? इतना सब भी सीवियर हो सकता है। बट पॉइंट वो नहीं है, दैट इज़ ऑफ द, मतलब दैट्स नॉट द एवरेज मैं थिंग। तो ज़्यादा एक्साइट इन चीज़ों पे हो गया कि ये क्या है जो लोग कर रहे हाँ, हैं? बट आई थिंक हम तो एज़ ऑफ नाउ वी वांट टू हुँ, डिस्करेज ऑल दिस, है ना? या ऑफ हम कोर्स। अभी बात करते हैं नॉर्मल मैस्टरबेशन की। तो हुँ, 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक तो हर्ट नहीं करना है अपने आप को। ये सब उल्टे-पुल्टे चीज़ें जो हैं, ये साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स इम्पैक्टेड होते हैं ना, जो थोड़े से दिमाग से बीमार होते हैं, वो लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं। अच्छा, नॉर्मल आदमी देखिए ऐसा नहीं करेगा, उसको पता होगा कि मैं इससे अपने आप को हार्म कर सकता हूँ, बिल्कुल। है ना? तो एक तो चीज़ ये है कि आपको हार्म नहीं करना है। दूसरा ये चीज़ ऐसी है जो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट एन इंडिसेंट एक्सपोज़र, आप पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी उस लिमिट तक नहीं जाना है कि भई ऐसा हुँ, हो, दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना? और तीसरी चीज़ ये है कि इससे आप ऑब्सेस नहीं होने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं यार, काम में एडिक्शन मन नहीं नहीं होनी लग चाहिए रहा, आपको। यस, हाँ, एडिक्शन, है ना? बट डू यू सो सी केसेस ऑफ पीपल गेटिंग एडिक्टेड? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? बिल्कुल होता अच्छा, है। एडिक्शन हर चीज़ का पॉसिबल है ना? हुँ, सो इन दैट केस यूजुअली हम एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के पास भेजते हैं जो बताते हैं, फिर बार-बार वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? कोई ना कोई रीज़न्स निकलते हैं, या तो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को उससे रिलीज़ कर रहे होते हैं, व्हाटएवर थिंग्स पीपल है ना चूज़। सो एक ये चीज़। चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हुँ, नंबर पे आएँ तो आई कैन नॉट से कि भई इतना मैस्टरबेशन करना मतलब सेफ है। बट सेफ तो है, ये या तो आप हाँ, बोलोगे? ये मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग। हुँ, नहीं भी करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा, कहूँगा कि नहीं कर रहे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएँगी, बिकॉज़ बॉडी हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिंग द स्पर्म्स, उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जो भी स्पर्म रिलीज़ नहीं होते या सीमेन रिलीज़ नहीं होता, वो रिसाइकिल हो जाता है कितने बॉडी में। दिन में? सी देखिए, ऐसा दिन नहीं होते, स्पर्म बनने के दिन होते हैं 74 डेज़, कि अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो 74 डेज़ में हो जाता है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि इसके कोई सीमेन रिलीज़ ना हो तो उसके कोई डाइजेशन के डेज़ हैं। वो तो जितनी क्वांटिटी में है बॉडी उसको साइड बाय साइड एवरी डे इट कीप्स काइंड एवरी ऑफ डे ऑन अ डिस्ट्रॉयिंग। डेली बेसिस। हाँ, जो थोड़ा-थोड़ा फेगोसाइटोसिस चलता रहता है वो उन प्रोडक्ट्स को, और कुछ लोगों में नाइटफॉल हो जाता है कई बार, जो उनको एटलीस्ट स्लीप के टाइम पे दे गेट हुँ, दोज़ वेट ड्रीम्स, है ना? हुँ, तो वो भी कभी-कभार होना इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अगेन दैट्स अ पैथोलॉजिकल थिंग, है ना? बट इज़ इट अगर सेफ टू हैव अ नाइट फॉल? हाँ, देखिए, अगर आपको कुछ कह सकते हैं कि महीने में 1 आध 2 बार हो रहा है तो दैट्स ओके, यू कैन से दैट्स कि ओके। फिजियोलॉजिकल है। बट आपको रोज़ हो रहा है, आपने बस कुछ बात भी नहीं की और आपका अंडरवियर में से कुछ सलाइवा जैसा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल गया, या हुँ, बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल गया कि पैंट्स तक आ गया, तो देखिए ये बीमारी है ना? दिस हुँ। कैन बी अ साइन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कह सकते हैं, सेमिनल वेसिकुलाइटिस कह सकते हैं, या और कोई इन्फेक्शन, है ना? सो इसके लिए फिर आपको एक बार एक एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। हुँ, हुँ, बट हम वापस से आ रहे थे उस पे, सेफ्टी की बात कर रहे थे कि कितना सेफ है। आई राइट। अंडरस्टैंड एडिक्शन तो समझ में आ गया कि उसकी वजह से लोग काम पे नहीं जाते या उनका अपना काम दिमाग ही नहीं, नहीं, हाँ। मन ही नहीं करता काम हुँ, करने हुँ। का, सारा दिन या पॉर्न दिन की में बात 4, करते 5, रहते हैं। 10 बार लगे हुए हैं, हाँ, इस मतलब तरह से बिकॉज़ दे आर देखिए। वेस्टिंग देयर लाइफ एंड हाँ, टाइम। हाँ, वो तो एक जैसे सेकेंडरी आपको चीज़ है। गेम का भी हो सकता है, आप उतना हाँ, भाई वो आप किसी गेम भी में चीज़ लगे, का हो हाँ, सकता है। यस। बट व्हेन इट कम्स टू दी आई वुड से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, कि यार आपकी बॉडी पे फिजिकल हार्म कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी वजह से, या कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुँ। क्या मास्टरबेशन से वो सब चीज़ें भी होती नहीं, हैं वो क्या? सब चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप उसको ग्रेसफुली कर रहे हैं, सेफली कर रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, है ना? हुँ, बस ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना? उसमें आप दिन में 1 से 2 बार भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी नीड है और हुँ, आप उसमें सब कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, है ना? हाँ, तो वो भी मेडिकली करेक्ट हो सकता है। हुँ। बट ओवर द लॉन्ग टर्म कैन दिस लीड टू एनी डिसीजेस? देखिए, मैस्टरबेशन का, बल्कि हमारे जो रिसर्च, कुछ ऐसे एविडेंसेस हमारे पास आए हैं कि जो लोग रेगुलरली इजैकुलेट करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैस्टरबेट करते हैं, हुँ, चाहे पार्टनर के साथ इजैकुलेट करें, चाहे मैस्टरबेशन करें, उनको प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क कम होते हैं। अच्छा, ऐसे कुछ एविडेंस हमारे पास हैं। तो ओके, हम कह सकते हैं कि इजैकुलेट करना तो हेल्दी है,
बिकॉज healthy. इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो अगर प्रोसेस चल रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बार करने से ऐसा नहीं कि आप प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क खत्म कर देंगे, है ना। बट सीमेन रिटेंशन का भी एक बहुत बज़वर्ड चलता है। हम्म। क्या है वो सो सीमेन रिटेंशन बेसिकली क्या है? टू बी ऑनेस्ट, बेसिकली बहुत लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, जिसमें से देखिए बहुत सारी साइंस अभी अनफाउंडेड है। हम ये नहीं कह सकते वो उनमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सब गलत होंगी, उनमें कोई लॉजिक्स हो सकते हैं, कोई हुँ, रीजंस हो सकते हैं, वो कल्चरली बाउंड भी हैं। उस समय कैसा माहौल था, क्या था, क्यों वो लिखे गई, वो चीज़ें वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, है ना। बट एट द सेम टाइम अगर हम वैसे देखें कि भाई जैसे कई लोग कहते हैं कि एक सीमेन जो होता है उसकी एक ड्रॉप इतने ब्लड के बराबर होती है, वो सब होता है। देखिए ऐसा कुछ हम अभी तक प्रूव नहीं कर पाए मेडिकल साइंस हुँ, में। हम ऐसा कोई रिसर्च में नहीं बता पाए कि ये लोग ज़्यादा मास्टर्ड करें तो वो वीक हो गए या उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई, या जिन्होंने नहीं किया उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई, है ना। तो ये कह सकते हैं हाँ, कोई इसकी जगह फोकस नहीं करके मैं टाइम कहीं और देगा तो हुँ, हो सकता है उसमें थोड़ा बेटर हो जाए, हुँ, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से, ऐसी प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। हुँ, मेडिकली इसमें कोई हार्म नहीं है, और इसको रिटेन करने से मेडिकली कोई रिसर्च अभी तक मेरे सामने कि तो नहीं बेनिफिट आई है होने कि वाला है कुछ। इससे कोई मेडिकल बेनिफिट हो गया, कि कोई हुँ, किसी की बॉडी अच्छी बन गई या बहुत फिजिक हो गई या हुँ, जिम नहीं जाना पड़ा, है हुँ, ना, या खाना नहीं खाना पड़ा। सी ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है ना। ओके। 2 मोर myth that are roaming around हम्म, around this is, पहला लोग बोलते हैं कि यार अगर आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी आईसाइट पे इफेक्ट पड़ता है। इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा भी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है कि कुछ आपको नहीं कोई है। कैटरेक्ट जल्दी हो जाएगा या अच्छा। आपको आईज वीक हो जाएंगे। चश्मा ज़्यादा लगता है उन लोगों को जो मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं। और देयर इज नो दूसरा ट्रूथ मिथ है बिहाइंड इट। कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो आपका हेयर लॉस होता है। राइट, विच इज़ अगेन समथिंग विच आई वुड नॉट अग्री टू। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि इनडायरेक्टली अगर आप ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं पार्टनर के साथ तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन अपने आप में मेल पैटर्न बार्डनेस ला सकता है ना। और टेस्टोस्टेरोन हाई होने से आपका मेल पैटर्न बार्डनेस होता है। यस, यस, सो यू विल ओह! लूज हेयर बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसको हम ओके। कहते हैं। एंड्रोजेनिक यानी एंड्रोजन ज़्यादा होने से हेयर लॉस होना, है ना। ओह! सो देखा है आपने कि कुछ ज़्यादातर मेल्स का इस तरह से इस पैटर्न में लॉस होता है, आगे का पार्ट कुछ रह हुँ, जाता है, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन मीडिएटेड होता है। ओके। इट इज़ बाउंड टू हैपन। जिनके ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो मतलब हिसाब से गंजे उछलेंगे आज, क्योंकि हुँ। उनको लगा कि हमारे तो बिल्कुल राइट। सो आई वुड नॉट वांट टू से उस पे और भी रीजंस हो सकते हैं बॉल्डनेस के, बट देन दिस इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक बट एलोपेशिया, है लोग ना। तो फोकस करते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़े। राइट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फिर उसमें बॉल्डनेस तो साथ में टेस्टोस्टेरोन की आएगी, वो है ना। आएगी। अगर आप यस। मतलब गोल है आपका कि आपका हाई टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, मे बी टू लिफ्ट मोर वेट्स और टू इम्प्रूव योर फिजिकल स्टैमिना और टू राइट, इम्प्रूव योर बेड टाइम कि तो आप जल्दी से एक प्लास्टिक सर्जन से हाँ, दोस्ती कर लीजिए, आप तो मतलब क्या तो आपके बाल जा सकते हैं। जा सकते हैं बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है फिर? देखिए डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए भगवान ने हर चीज़ को एक लिमिट पे बनाया है ना, कि हुँ, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक रेंज बनाई है हर चीज़ हुँ, की, है ना, हर नॉर्मल इंसान के लिए। ओके। हम उसको छेड़खानी खानी करने की कोशिश करते हैं तो देखिए फिर फिर तो पंगे होते ही हैं। तो कुछ ना कुछ हुँ, बैलेंस तो स्ट्राइक करना मुश्किल होता है। तो करेक्ट। नेचुरल जो चीज़ है वो बेस्ट है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती हैं, जो लोग बेड में लास्ट नहीं कर पाते लॉन्गर, जल्दी इजैकुलेट हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, वन ऑफ द रीजन, राइट? बोल वन ऑफ द सकते हैं रीजन इसको? ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, देखिए हाँ, ये कंट्रीब्यूट कर सकती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट लो टेस्टोस्टेरोन होने का यूजुअली क्या होता है कि मन नहीं करता, लिबिडो कम हो जाता है ना। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट इरेक्शन पे होता है, टाइमिंग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इन टाइमिंग चीज़ों पे में। ज़्यादा नहीं होता हाँ, तो इम्पैक्ट। लॉन्गर इन बेड में अगर आप ये कहते हैं कि हाँ इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम एक जनरल एक ब्लैंकेट टर्म इसको कहें कि सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है लो टेस्टोस्टेरोन से, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इट कैन कंट्रीब्यूट, है ना। बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन से हो रहा है ऐसा, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। कोई ना हुँ, कोई और रीजंस भी होंगे जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा कंट्रीब्यूटर है। होगा। यस, ओके, तो इसको बेटर करके आप इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से हो रहा है, या है ना, सिर्फ ओके। इसको बढ़ा के आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। आइडली तो जाना आपको एक बार एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास होगा। एंडोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स से आई वांट टू इंप्रूव माय टेस्टोस्टेरोन लेवल। हम्म, व्हाट आर द टॉप 3 और 4 वेज इन हम्म। व्हिच आई कैन इंप्रूव इट? तो देखिए क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो तो हमारे माइंड से कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होने से फिर टेस्टस प्रोड्यूस करता है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाले एफएसएच और एलएच हार्मोन्स, है ना। इसमें जो मेन एलएच हार्मोन होता है वो जाके टेस्टिस में ग्लिडिक सेल्स पे एक्ट करता है, और वहाँ से वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। जो एफएसएच हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, वो स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल कहें तो कहीं ना कहीं माइंड का गेम तो इसमें आ ही गया है ना। तो हुँ, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, या आपका ओवरऑल माइंड जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो गया है, तो आपके ये एफएसएलएच कम हो सकते हैं। तो स्ट्रेस रिडक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जितना आप रिलैक्स्ड हैं उतना आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली बेटर बिहेव करेगी, है ना। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट में हैं,
है ना, तो हम्म, वो अपना सर्केडियन रिदम खराब कर लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सुबह 7 से 10 बजे तक आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, फिर वो थोड़ा सा गिर जाता है, उसीलिए फिर आदमी शाम तक थोड़ा थक जाता है। तो दे आर लाइक, जैसे लेडीज में रेगुलर 28 डेज या 30 डेज के साइकिल होते हैं, आदमी में तो रोज साइकिल चल रहा होता है ना, बिकॉज वो टेस्टो, और ऐसे साइकिल्स कई सारे बॉडी में चल रहे हैं, वुमेन में भी मेन में भी। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर हम ओवरऑल देखें, तो अगर इसकी साइकिल को, सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करे, सर्केडियन रिदम जो है वो गवर्न हो रही है हमारे सनलाइट सनसेट से, है ना, हम हमारे लाइट के एक्सपोजर से। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रात भर भाई लाइट में काम कर रहे हैं, वो तो वाइट लाइट में बैठे हुए हैं और बहुत सारे फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, कोई कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कोई यूएस के क्लाइंट को डील कर रहा है, अलग अलग टाइम जोन में काम कर रहे हैं। हम्म, वहाँ पे उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हम्म, सेक्सुअल लाइफ में, है हम्म। ना। सो आई वुड से कि जितना फिजियोलॉजिकली आप अपने सर्केडियन रिदम के साथ अलाइन हो सकते हैं, उतना अच्छा है। टाइम से उठ जाना, थोड़ा सा हल्का सा टाइम से सो जाना, है हम्म। ना, इफ पॉसिबल। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सबके अपने गोल्स और एम्बिशंस हैं, बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं रहनी चाहिए, है ना। क्या एक चीज़ ये कहना सही रहेगा कि आपने 7 से 10 बोला सुबह, इस टाइम पे सबसे पीक पे होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट? तो इज इट सेफ टू से और गुड एडवाइस टू से कि सुबह 7 से 10 के बीच में अगर आप सेक्स करो तो यू विल इन ए वे लास्ट लॉन्ग, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि क्या है कि दो तरह के पुरुष होते हैं। एक होते हैं जो मॉर्निंग सेक्स प्रेफर करते हैं, एक है हम्म, जो नाइट सेक्स प्रेफर करते हैं। हम्म, देयर आर डिफरेंट बुक्स ऑन इट ऑल्सो, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो कई लोग क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक के हिसाब से उनका वो लिबिडो गवर्न होता है, तो वो मॉर्निंग में ही सेक्सुअल एक्टिविटी प्रेफर करते हैं। हम्म, बट डिपेंड करता है, कई लोगों को नहीं मिल पाती, उनके पार्टनर्स नाइट में कंफर्टेबल होते हैं। हम्म, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई उस समय आप नहीं लॉन्ग लास्ट करेंगे, सुबह ज़्यादा लॉन्ग करेंगे। बट हाँ, ये है कि जिसका जो मॉर्निंग पर्सन है ना, उसके लिए वो टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, वो बेटर परफॉर्म उस समय करेगा, क्योंकि उसका मन उस समय ज़्यादा होगा, है ना। हम्म, जो नाइट पर्सन है उसका मन रात की तरफ ज़्यादा होगा, तो उस समय ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह के हैं, है ना। ओके, आपका जेनेटिक मेकअप आपको किस तरह का पर्सन बना रहा हम्म। है। फूड की हम बात कर रहे थे ना, तो मैं वापस एक बार फूड पे आऊँगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट हुँ, खाते हो, राइट? क्योंकि डाइट, हमारी इंडियन डाइट जो है, आपने पॉइंट आउट भी किया है वैसे बीच में, हमारी ज़्यादातर कार्ब्स और शुगर ड्रिवन डाइट ज़्यादा हुँ, है, हुँ, राइट? हुँ। व्हाइल अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन रिच ज़्यादा डाइट है, बिकॉज़ नॉन वेजिटेरियन ऑलरेडी आ गया। तो अगर वेजिटेरियन जो नहीं खाते नॉन वेज, ऑब्वियसली उनको तो प्रोटीन मिलता नहीं है इतना। तो इज़ देयर एनी कोरिलेशन या साइंटिफिक प्रूफ कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, व्हिच ऑब्वियसली लीड्स टू अ बेटर सेक्स लाइफ? देखिए, मैं इसको अलग तरह से लूँगा, है ना। हुँ, मैं कहूँगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, खाने में फैट ज़्यादा है, तो उससे टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। वो कैसे? जो भी हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, उसमें एक एंजाइम होता है एरोमेटेज करके, है ना। हुँ। ये एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है नेचुरली। यानी अगर आप मोटे होंगे तो आप में फेमिनिन कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। ऐसा? जी। ये तो बहुत सारे आज ऑफेंड हो जाएँगे मोटे लोग। देखिए, उनको मोटिवेशन भी तो मिल सकता है कि पतला होना है ना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, उनके फेमिनिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स क्योंकि बढ़ क्या है जाते हैं। कि वो फैट सेल्स जो हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहे हैं एस्ट्रोजन में, ओके, है ना। तो ओके। उनकी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। जितना फैट बढ़ता जाएगा, ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है। अगर आप मोटे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हुँ, हुआ तो फिर आपका और मोटापा आएगा, बिकॉज़ अगेन कहीं न कहीं करेक्ट, वो करेक्ट, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी की मसल मास और इन सब में तो हेल्प कर ही रहा है। करेक्ट। सो कहीं न कहीं इसको रोकना पड़ता है फिर। तो यू हैव टू एक्सरसाइज मोर, फैट को डाइट में कम करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन तो चलो एक एस्पेक्ट हो गया, बट प्रोटीन कहीं कम है तो मतलब कि कार्ब्स और फैट ज़्यादा है ना, क्योंकि कार्ब भी ज़्यादा होंगे तो भी वो फैट में कन्वर्ट होंगे, और फैट तो अपने आप में ही एज फैट स्टोर होगा। तो इवेंचुअली ये ज़्यादा होने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है हुँ। ना। तो वन गुड हैक टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल लाइफ और हाउ टू लास्ट लॉन्ग इन बेड इज़ टू रिड्यूस योर वेट। बिल्कुल, जितने आप पतले होंगे, जितना आपका मसल मास ज़्यादा होगा, उतना फैट कंटेंट जितना कम होगा, उतना आपका एरोमेटेज एंजाइम की मात्रा कम होगी, उतना हुँ, आपका टेस्टोस्टेरोन कम डिग्रेड होगा, है ना? हुँ। ओके। डज़ साइज़ मैटर व्हेन यू डू सेक्स? हाँ, तो ये बेसिकली रिसर्च टॉपिक है, वेल हुँ, रिसर्च्ड है। यूजुअली हमें मालूम चला बाय इंटरव्यूइंग द फीमेल पार्टनर्स कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? ओके। कि एग्ज़ैक्टली पिनाइल लेंथ क्या है ना? बिकॉज़ क्या है कि जो वजाइनल लेंथ है, अगर हम उसको देखें, तो ज़्यादा लंबा पीनेस तो बल्कि नुकसान दर्द ही कर सकता है, हुँ, राइट? हुँ, सो व्हाटएवर वी हैव एवरेज जो होता है, जिसको हम कहते हैं एवरेज इंडियन स्टडी जो की थी, तो 4 इंचेस से लेके 5.5 इंचेस के बीच में एवरेज इंडियन पीनेस रहता है। अलग-अलग रेसेस में अलग-अलग है, उनके फेमिनिन पार्टनर्स भी उन रेसेस के हिसाब से उनकी वजाइनल लेंथ है। तो देखिए, ये कंपैटिबिलिटी थोड़ा-सा उस हिसाब से रेस, जेंडर के हिसाब से डिफाइंड है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि भई कोई अगर पीनिस लंबा होगा तो वो ज़्यादा पार्टनर को सैटिस्फाई कर पाएगा। गर्थ से ज़रूर एक कोरिलेशन है, व्हिच बट इज़?
गर्थ ज़्यादा होने से कुछ पार्टनर्स रिपोर्ट करते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा फील होता है, गर्थ इज द थिकनेस। द थिकनेस ऑफ द हाँ। पीनस, है ना। हम्म। बट लेंथ से डेफिनेटली कोई कोरिलेशन नहीं मिला है, और इस पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, किसी को भी नहीं मिला, हम कह सकते हैं। सेक्स से डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं एंड हाउ टू अवॉइड दैट? देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं इनको, एक अलग कैटेगरी है डिसऑर्डर्स की, है ना। सो टिपिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में 2 तरह के डिजीज होते हैं, मेजर डिजीज और माइनर डिजीज। माइनर मतलब वो जो कि बेसिकली ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहे, जैसे कि कई लोगों को लाइस हो गया या स्केबीज हो गया, जो माइट्स होती हैं, है ना, जैसे जुएं बोलते हैं जैसे हम, वो प्यूबिक हेयर से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, इनको माइनर डिजीज कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेजर होते हैं जो टिपिकली सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से हो रहे हैं, सिक्रीशंस के मिलने से हो रहे हैं, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, है ना, क्लेमाइडिया हो गया, HIV जो एक इंपॉर्टेंट, जिसको हम एड्स कह देते हैं, वो हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो गए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो गया, है ना, और छोटे मोटे वायरल वॉर्ड्स हो गए, या मोलस्कम कॉन्टेजियसम हो गया। इस तरह के कई सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमारे इसमें आते हैं, है ना। तो क्या इससे लाइफ थ्रेटनिंग, HIV तो लाइफ थ्रेटनिंग है ही है ऑफ कोर्स, बट द अदर डिजीजेस आर दे आल्सो लाइफ थ्रेटनिंग? जी हाँ, अगर देखिए जैसे सिफिलिस फॉर एग्जांपल है, उसकी टर्शरी सिफिलिस जो थर्ड स्टेज होती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ब्रेन में हेमरेज कर सकती है, एनुरिज्म कर सकती है, तो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है, ऐसा नहीं कह सकते, बट वो बहुत लेट जाके लाइफ थ्रेटनिंग होती है। बट एनीवेज सेक्सुअल ट्रांसमिट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यूरिथ्राइटिस हो जाता है, गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस या क्लेमाइडिया से, तो वो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स कर सकता है, यानी यूरिन के रास्ते को नैरो कर सकता है, जो कल को किडनी डैमेज कर सकते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स डिस्ट्रेसिंग तो होते ही हैं, प्लस रैशेज, इरिटेशन, ये सब चीज़ें तो डेली लाइफ में एम्बैरस भी करती हैं और तंग भी करती हैं। बट तो हाउ डू नोबडी यू नो, वांट्स टू हैव एन STD। हाँ, हाउ डू वन नो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है? क्या सिम्टम्स है इसके? राइट। सो देखिए, सबसे कॉमनली मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई रैश abnormal फील होते हैं, या आपको लगता है कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंग्वाइनल रीजन में कोई नोड्स या गांठें आपको महसूस हो रही हैं, है ना? अच्छा। या पीनस के अंदर कोई अल्सर आपको दिखता है कि हो गया है, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो STDs के हो सकते हैं, और उसमें आपको फिर एक बार दिखाना पड़ता है, बिकॉज इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, यानी और बहुत कारणों से हो सकते हैं। तो डॉक्टर चेक करेगा, कुछ टेस्ट लिखेगा, कुछ दवाइयाँ देगा, है ना, तो फिर ये रिजॉल्व हो जाते हैं। और आजकल ये जो, और पुणे और बैंगलोर वाले थोड़ा सा ऑफेंड होंगे इस पे, क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा सुन रहा हूँ, ये पता नहीं अच्छा। क्यों हाँ। ट्विटर पे रोज ट्रेंड में आ रहा है अच्छा। कि हुकअप कल्चर एंड मल्टीपल पार्टनर्स का जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जेनजीज में, राइट? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? डू दैट आल्सो लीड टू सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स? सी देखिए, क्या होता है कि एज लॉन्ग एज सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही, तो फिर तो आई डोंट थिंक फिर देयर बहुत इज नो प्रॉब्लम होना है। प्रॉब्लम। बट फिर भी कुछ जनरल एक्ट्स हैं जहाँ प्रोटेक्शन नहीं होती है, जैसे कि सलाइवा अगर इंटरचेंज हो, या ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो है ना, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कॉन्डम्स के प्रॉपर यूज़ के लिए। ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी में लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेनिट्रेशन के समय पे ही कॉन्डम चाहिए, है ना। तो काफ़ी सारी जो कह सकते हैं कि हम जाना चाहते हैं वहाँ पर, हम रेडी नहीं है उसके लिए, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज है, फिर भी वी वांट टू साउंड एडवांस्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले हमें वो एडवांस होना पड़ेगा, फिर वो एडवांस प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी यूजेस कॉन्डम फॉर ओरल हाँ, बट सेक्स। देन टेक्निकली तो आप इट इज मेंट फॉर दैट, या दे आर सेपरेट कॉन्डम्स फ्लेवर्ड जो होते हैं, वो तो ओरल करेक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हैं। करेक्ट। इज देयर एनी वे आल्सो टू फाइंड आउट के व्हाट इज द राइट कॉन्डम फॉर यू? ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, देखिए क्या है कि कॉन्डम इंडस्ट्री अगेन उसमें काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है। अगर आप और कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत कुछ मिलता है, इसमें बहुत वैरायटी है। इंडिया में आई थिंक समहाउ इट इज़ स्टिल गेटिंग इनटू द वोग, है ना, अभी इट्स स्टिल नॉट इन द वोग, है ना। तो बट ऐसा कोई साइज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि यूजुअली इट्स अ रबर बेस्ड, लेटेक्स रबर बेस्ड थिंग, तो इट इज़ इलास्टिक, यूजुअली इट फिट्स वेल, है ना। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि आपकी स्टोरेज ठीक होनी चाहिए कॉन्डम की, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं कि सर हम सब कुछ ठीक था, बस लास्ट मिनट में एकदम से टेयर हो गया और फिर मैं बहुत घबरा गया हूँ, है ना। सो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है, बिकॉज प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और आज की अवेयरनेस में तो लोग और घबराते हैं। कई कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो जिनको एक्सपोजर हो गया और अब वो उसको निकाल नहीं पा रहे दिमाग से, है ना। 50-50 बार मुझे दिखाने आ रहे हैं, रोज आ जाते हैं कि सर मेरे तो माइंड में अभी भी है, आपको टेस्ट लिख दीजिए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिंग भी आप आफ्टर अ सर्टन टाइम ही कर सकते हैं। आज एक्सपोजर है तो हम सीधे आज ही टेस्ट लिख दें, वो पॉजिटिव नहीं आता है, वो मिस कर देता है चीज़ों को। तो HIV फॉर एग्जाम्पल अगर है तो उसका भी अर्लीस्ट टेस्ट आप 21-28 डेज के बीच में ही कर सकते हैं, है ना। तब तक आप परेशान रहेंगे, या तो फिर आप फिर उसके लिए दवाई खाएंगे, जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस कहते हैं, है ना, जिसके अगेन कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। ऑफकोर्स दवाई कोई भी नहीं खाना नहीं चाहता, तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, मैं ये कहूँगा, है ना।
तो जहाँ तक आपने कहा था कि इतनी सारा कल्चर ये प्रोमिनेंट हो रही है, तो इसमें बात ये है कि हमें बस अपने आप को अलाइन, फिर अगर इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कल्चर देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बी इन टच विद एन एंड्रोलॉजिस्ट, या आप प्रोफेशनल हेल्प लेके रखिए जब आप इतना एडवेंचर में जाना चाहते हैं, तो मिस एडवेंचर ना हो जाए किसी के लिए। हाँ। अभी ना एक चीज, while we are on the adventure part, हम्म, right? People who want to maybe spice up their sexual life. अभी हम बात तो कर रहे हैं कि how to last long in bed. हम्म, अभी इसमें how to last long while making it more pleasurable का अगर हम फैक्टर और ऐड कर दें, हम्म। तो how do you make sexual intercourse more pleasurable? कोई ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर सकते हो जिससे while you are doing the activity it is becoming more pleasurable for you? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि यूजुअली इसके अंदर जो जो साइंटिफिक वे जाता है वो सेक्सुअल एड्स पे जाता है या टॉयज पे जाता है, जो इलीगल नहीं है अभी इंडिया में, है ना। पहले इलीगल थे ना ये बेसिकली लीगल, अभी तक लीगल स्टेटस अभी कहीं भी ना नहीं है? कहीं हाँ पहुंचा नहीं है अभी इसका। भी नहीं है? अच्छा। हाँ हाँ। सो बेसिकली उसको हम उस डोमेन में ज़्यादा हम कुछ खास कह नहीं सकते। हुँ, सो वी वुड लाइक टू फोकस ऑन मीटिंग द पार्टनर्स एक्सपेक्टेशन डोमेन, है ना, हुँ, जिसमें प्लेजरेबल्स है, जिसमें देन अगेन फोर प्ले बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, है ना, जो कि फिर मेन अंडरमाइन कर देते हैं कई बार। उनको लगता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी गिव्स प्लेजर टू द पार्टनर, हुँ, जबकि फोर प्ले वुड गिव मोर प्लेजर टू द पार्टनर, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन विल गिव मोर प्लेजर टू द पार्टनर। तो उसके वेज को एक्सप्लोर करने से आई थिंक दैट कैन गिव अस मोर प्लेजर इन द एक्ट, है ना। हुँ, तो इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग के अदर पर्सन्स नीड्स ऑल्सो, है ना, जो मिस हो जाती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती इसलिए। हुँ। व्हाइल डूइंग दिस, अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चंस भी भेजे थे, तो मैं आपसे वो भी पूछूँगा अभी, हम्म, ठीक है? बिकॉज़ दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज़ पीपल हू सेड कि यार ये पूछना उनसे। हम्म, वन ऑफ द थिंग इज़ पीपल डोंट नो हाउ टू क्लीन देयर पीनस। हम्म। व्हाट इज़ द राइट वे टू क्लीन देयर पीनस? सो अगेन इस पे एक पूरा एक वीडियो है, हुँ, हाउ टू प्रॉपरली पास यूरिन। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि यूरिन कैसे पास करना है हुँ, ना, पीनिस को कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है वो भी नहीं पता होता। दोनों पे वीडियोस हैं। अगेन दे कैन सर्च बाय माय नेम ऑन यूट्यूब एंड फिगर इट आउट, है हुँ, ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये किया है, एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया इंडस्ट्री ने, बिकॉज क्या है कि सब अपना कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं आजकल। हुँ, तो एक इंटीमेट हाइजीन करके एक नया मार्केट क्रिएट करा, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की गई कि भाई women also need intimate hygiene, men also need intimate hygiene। अब दुनिया भर के प्रोडक्ट्स और खूब सारा प्लास्टिक और केमिकल यूज हो रहा है उसको उसके लिए, है ना। बट तो सिंपल अगर करना हो, बहुत हाँ, तो सिंपल तरीका क्या ये है? सब कुछ ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट एंड हाँ, फॉरमोस्ट तो मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहूँगा कि इंटीमेट हाइजीन एक इंडस्ट्री नहीं है। ये अच्छा, बनाई गई इंडस्ट्री है ना। ज़बरदस्ती बनाई है, हाँ, हाँ, ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। करेक्ट। फिर उसका एक मार्केट क्रिएट होता है, फिर प्रोडक्ट की। जैसे वैलेंटाइन डे। अब एक हाँ, ये बट हुँ। ये सब बड़े, ये है भी ना। मार्केटिंग थी। हाँ, ये हर या, चीज़ जो है या, उसके कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी नीड नहीं है, पर वो हाँ, फिर भी हैं। या, एंड ठीक है, लोग उसके हिसाब से सम पीपल बिलीव कि वो इंडस्ट्री है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है, इस पे ज़्यादा हुँ, तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो इंटीमेट हाइजीन एज़ अ मेडिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ज़रूरत नहीं है उसकी हुँ, कोई प्रोडक्ट्स की अलग से। तो टिपिकली ध्यान ये रखना है कि आपको कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए, है ना। लैदर ऑफ सोप, डायरेक्ट सोप को यूज़ करने से कई बार सोप पार्टिकल्स वहाँ पे रह सकते हैं जो एलर्जी कर सकते हैं। सो एनी नॉर्मल सोप जो आप यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई मेडिकेटेड सोप यूज़ करना है, बल्कि रादर ये सब डिटॉल, सेवलॉन वगैरह जैसी कॉमन चीज़ें जो हैं, बाय प्रोडक्ट नेम मैं ले रहा हूँ हुँ, इसमें, क्लोरहेक्सिडीन हो गया या बीटाडीन हो गया, जो आयोडीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब डायरेक्टली जेनाइटल स्किन पे नहीं लगाए जाते हैं हुँ, ना। इससे बहुत सारे लोग अपनी स्किन बर्न करके ले आते हैं बाद में कि सर बहुत जलन हो रही है और हम डिटॉल से रोज़ नहाते हैं और डिटॉल लगाते हैं यहाँ पे, हुँ, है ना, या हमने अपने हेयर क्लीन करने में डिटॉल लगाई। तो वैसे तो देखिए, लगाते ही लोगों के लिए लगाना बड़ा मुश्किल है इसको यहाँ पे, बट फिर भी लगा भी लिए तो फिर ये बर्न कर सकते हैं। तो ये ऐसे मेडिकेटेड कुछ नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल सोप जिससे आप नहाते हैं उसी का लादर आपको यूज़ करके, आइडली स्किन को पीछे करके, अगर आप सर्कमसाइज नहीं है तो, कई लोग तो सर्कमसाइज भी होते हैं, है ना। तो सर्कमसाइज लोगों को तो कुछ नहीं करना, उनको तो सिर्फ क्लीन करना है और वाटर पोक करना है। जो जिनके सर्कमसिजन नहीं हुआ, जिनकी फोर स्किन है, उनको फोर स्किन को पीछे करना है, उसमें वहाँ पे फिर उसको लैदर को लगाना है और खूब सारा पानी डालना है। बस इससे ही हाइजीन मेंटेन हो जाती है ना। हुँ, नाउ द थिंग इज कि यूरिन करते समय फिर यूरिन वहाँ स्पिल हो गया बिटवीन द फोर स्किन एंड ग्लैंड्स, फिर रेडनेस आ गई या वहाँ पे एक, तो उसके लिए स्किन को पीछे करना और फिर यूरिन करना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर वॉश कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक टिश्यू से डैप कर लेना, या एडिक्वेट टाइम वेट करना कि यूरिन पूरा एम्प्टी करके ही जिप अप करना है ना। हुँ, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं बाद में भी यूरिन टपकता है तो किसी को दिखाना फिर उसके लिए कि हुँ, क्यों ऐसा होता है डॉक्टर साहब, है ना।
दीज आर ऑल साइंस फॉर ब्लॉकेज ऑफ यूरिन, इसको पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग कहते हैं हम। हम्म तो इन सब चीज़ों पे तवज्जो देना पड़ता है ना। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइम आता है जहाँ पे हमें हाइजीन मेंटेन करनी होती है, वो है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, है ना। तो नॉर्मल नहाने के समय पे हाइजीन मेंटेन हमने डिस्कस किया, यूरिन करते समय हमने डिस्कस किया, और लास्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो आइडली मैं चाहता हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपने पार्टनर को भी कहें कि यूरिन करके आइए, क्योंकि उनका यूटीआई होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है अदरवाइज। हम्म और खुद भी यूरिन करना चाहिए, इफ पॉसिबल क्लीन करना चाहिए, अच्छा, है ना। सो यू एडवाइज पीपल टू यूरिनेट आफ्टर सेक्स, यस, क्योंकि अगर नहीं करते तो क्या चांस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए मेन में 25 सेंटीमीटर का पैसेज है, हम्म तो कोई बैक्टीरिया घुस भी रहे हैं और यूरिन के साथ तो फ्लो आउट हो जाते हैं, तो इट्स अ नेचुरल प्रोटेक्शन बाय इटसेल्फ, है ना। हम्म ऑल्दो यूरिन में भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हैं, बट जितनी कम पॉपुलेशन अंदर तक पहुंचेगी उतना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। करेक्ट। सो आई थिंक यूरिन पास करना इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू। और वुमेन में तो इट्स प्रूवन थिंग कि आप यूटीआई रिड्यूस करना चाहते हैं पोस्ट क्वाइटल। बहुत सारे वुमेन हैं, उनको हनीमून सिस्टाइटिस होता है, नई नई शादी हुई है और सेक्सुअल एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हो रही है, तो फिर उसके बाद यूटीआई हो जाता है ना। अपने आप सेल्फ रिजॉल्व भी कर जाता है, बट 2-3 दिन की दवाई से भी रिजॉल्व कर जाते हैं। वो प्रिवेंट करने के लिए यूरिन करना सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान तरीका है। सो ओके। ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली कुछ अलग तो करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली कई लोगों को लेटेक्स एलर्जीज होती हैं या कुछ एलर्जीज होती हैं, तो उसमें फिर उनको उस तरह से कॉन्डम्स का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज उसमें लेटेक्स होता है। तो लेटेक्स फ्री कॉन्डम्स भी आते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। ओके। अनदर थिंग पीपल वांटेड टू आस्क इज, बहुत सारे लोग ना पीनस एनलार्जमेंट सर्जरी करवाते हम्म हैं, इज इट करवाते सेफ? नहीं है, करवाने का मन होता है मन उनका, होता है, हाँ, फिर हम जैसे उसे मिलते हैं तो फिर हम डिस्करेज कर तो आप देते हैं। मना कर देते हो। हाँ, सो वही क्यों। पूछना चाह रहा था, इज इट हाँ सेफ और हाँ, नॉट? डू यू रिकमेंड पीपल टू डू इट और नॉट? देखिए क्या है कि दो बातें आती हैं इनलार्जमेंट में। एक तो है कि हमने पीनस की लेंथ बढ़ाने की कोशिश की, है ना, जो टेक्निकली अभी फीजिबल नहीं है ना। अच्छा। कुछ स्टडीज़ हैं जो कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि हो जाती है, बट जब उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की तो बाकी लोगों से नहीं हो पाई, है ना। तो एक तरह से अभी हम कह सकते हैं लेंथनिंग तो टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, ना कोई औजार से, ना इंडिया कोई में या कहीं पे भी नहीं? कहीं पे भी नहीं, अच्छा, है ना। गर्थ एनहांसमेंट हम लोग कर सकते हैं, है ना। थिकनेस बढ़ अब सकती है हाँ, मतलब? अब लेंथ के अंदर एक कंपोनेंट है जो बढ़ सकता है, जिसको हम कहते हैं जो दिखने वाला पीनिस है, जो कि इरेक्शन से पहले की लेंथ है। कई लोगों में क्या होता है कि थोड़ा फैट ज़्यादा है नीचे, है ना, तो उस फैट को हम रिमूव करके हम लेंथ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट इरेक्शन के समय वो सेम रहेगी। बट कहने का मतलब है कि जो देखने के समय जब इरेक्शन नहीं है, फ्लैसिड स्टेट जिसको बोलते हैं, उसमें वो लेंथ जो है वो बढ़ सकती है। ऐसी एक सस्पेंसरी लिगामेंट डिवीजन करके एक सर्जरी होती है, जिसके अंदर हम कुछ पीनिस को दिखने में बड़ा कर सकते हैं, बट इरेक्शन आने में वो लेंथ सेम रहती है। अब इरेक्ट पीनिस की लेंथ बढ़ाना वो एक चैलेंजिंग काम है। उसके लिए मैं कहूँगा कि अभी इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल, क्योंकि अभी रिप्रोड्यूसेबल नहीं है जो भी कुछ किया है ना। अब हम बात करते हैं गर्थ एनहांसमेंट की, है ना। तो गर्थ के अंदर हम फैट ट्रांसफर्स कर सकते हैं या टिश्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे गर्थ बढ़ा सकते हैं। उनके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये, से फैट यूज़ करेंगे तो देखिए वो लंबा नहीं लास्ट करता, कुछ समय तक गर्थ रहेगी, फिर उसके बाद वो गर्थ का लॉस हो जाता है ना। ऐसे ही अगर आप कोई डर्मल क्योंकि फैट ग्राफ्ट सेल लगाते हैं, वापस रिड्यूस हो जाते हैं, हाँ। हाँ, उनको ब्लड वहाँ नहीं मिल पाता, तो कुछ दिन रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो डाई आउट कर जाते हैं। अब डर्मल ग्राफ्ट में क्या होता है कि कई बार कुछ जगह पे अपीयरेंस अजीब सी हो जाती है, एक ब्लॉब जैसा दिखता है या स्वेलिंग जैसा दिखता है, कई लोग उसको नेचुरल जैसा नहीं मानते। कुछ सब्सटेंसेस हैं सिंथेटिक सिलिकॉन बेस्ड, जिनसे गर्थ एनहांसमेंट की जा रही है। बहुत सेटिस्फैक्शन सबका यूनिफॉर्मली तो उसमें भी नहीं है, कई लोगों को लगता है गलत करा लिया, कई लोगों को लगता है कि ठीक करा लिया, है ना। तो अभी थोड़ा इफ एंड बट्स पे है। तो मैं तो सलाह यूजुअली अपने पेशेंट को देता हूँ कि अगर सिर्फ मन का फितूर है तो इसको हर चीज़ का फितूर फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, है ना। आप उसको अवॉइड करें, है ना, ओके। ये सोच के कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं, है ना। सो टेक्निकली स्पीकिंग हम यूजुअली जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, डेफिनेटली ऑयल्स, मेडिकेशन, ये सब तो नहीं ही काम करते, और सर्जरी भी उस पर भी आप अवॉइड ही करें एज मच एज पॉसिबल, है ना। ओके। लेंथ के लिए तो ज़्यादा कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, अनलेस कि आपको सिर्फ फ्लैसिड लेंथ बढ़ानी है, और गर्थ के आएंगे भी तो दे आर ज़्यादा इफ्स एंड बट्स। हाँ, नॉट लास्ट फैट लॉन्ग। ट्रांसफर जो थोड़ा यूनिफॉर्म दिखता है वो बेसिकली 1 ईयर तक वापस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ओके। वन अदर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू इज, देयर इज सो मच वोकिज्म बोल लें, या people who are realizing that they are inherently female but in a male body, right? Yeah, vice versa, and they wanted to do a gender switch, okay? तो organ transplant या कुछ और मेडिकल टर्म में आप जो उसको बोलते हो, तो क्या ये राइज हो रहा है? और हो रहा है तो इज इट सेफ टू डू दैट? पीपल आर डूइंग इट और नॉट? व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दैट?
सो बेसिकली इस सर्जरी को हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहते हैं ना, ये एक रिकग्नाइज सर्जरी है। बहुत सारे सेंटर्स जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे तो इट्स वन ऑफ द कॉमन सर्जरीज जो होती है, बट ऐसा नहीं कि हर हॉस्पिटल करता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में करते हैं, इंडिया में भी होती है। कितना टाइम लग जाता है ये होने में? इसके कुछ सारे पार्ट्स होते हैं ना, अच्छा। कुछ चीज़ें पहले की जाती हैं, कुछ चीज़ें बाद में की जाती हैं, है ना, तो स्टेज सर्जरी होती है। मतलब ऑन एन एवरेज बोलें कि अगर एक मेल को फीमेल में कन्वर्ट होना है तो कितना टाइम ऑन एन एवरेज लग जाता है? ऐसा कुछ है? सालों का प्रोसेस भी हो सकता सालों है, का क्योंकि process इसमें हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन से कुछ बदलाव लाना, फिर अलग अलग पार्ट्स को पहले निकालना, कुछ पार्ट्स को क्रिएट करना, फिर उनके फॉलोअप भी होते हैं कि ऐसा नहीं कि बस सर्जरी आज हो गई तो आज से यूज़ करने लायक हो गई, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो कुछ सालों का प्रोसेस है। बहुत मोटिवेटेड लोग ही इसमें जा सकते हैं, है ना। बट इज इट सेफ? हाँ, सेफ इसलिए है क्योंकि मेडिकल साइंस काफ़ी इवॉल्व कर चुकी है, तो अदरवाइज तो ये सेफ प्रोसेस है। बट ये चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी को मन कर गया तो मैंने करा लिया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इम्प्रिंटिंग, जो सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग है, जिनका जो एक्चुअली सेक्स है फिजिकल, उससे उनकी डिफरेंट इम्प्रिंटिंग है, तो वो अपने अंदर को ऐसे फील करते हैं कि गलत बॉडी में ट्रैप्ड हैं, और फिर ऐसे लोग इतने ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट करते हैं, मतलब जान तक उनको लगता है कि हम गलत पैदा हो गए, हमारी गलत बॉडी थी और अब क्या कर सकते हैं कि अब तो बस अब ये लाइफ किसी काम की नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे पेशेंट जो सुसाइडल टेंडेंसीज तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों को तो डेफिनेटली ये सर्जरी हेल्प करती है, क्योंकि आप एक लाइफ सेव कर रहे हैं, है ना। आप एक तरह की आप खुद आप उठें सुबह और आपको लगे कि यार आप कई गलत तरह के सेक्स में हैं, है ना, आप ऐसा फील नहीं कर पा रहे, तो देखिए एक तरह की रोज़ की फ्रस्ट्रेशन, वो आदमी कैसे आगे जिएगा, कैसे आगे अपना काम करेगा। तो जो पेशेंट जिनसे आप मिलते हैं, जो जेंडर असाइनमेंट कराते हैं, उनसे पहले मिलें और बाद में मिलें, तो वो पहले बहुत दुखी होते हैं, बाद में बहुत खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। बट ये हर किसी के लिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि मेरा मन करके चलो आज मैं मेल बन जाता हूँ, आज मैं फीमेल बन जाता हूँ। देखिए कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। तो आपको एक जेन्युइनली एक डिसऑर्डर होना चाहिए, ऐसा डिसऑर्डर भी नहीं कहूँगा, एक ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि भाई गलत बॉडी तरह से आपको फील होता है कि आपके है, तो ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल पहले इवैल्यूएशन होती है, उसके लिए उनकी काउंसलिंग होती है कि देखिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो गया था, और फिर पूरा समझ के कि हाँ जेन्युइन केस है, तब जाके फिर एक पूरा बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स होता है, उसमें अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं, और उसमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, एक प्लास्टिक सर्जन है, एक साइकेट्रिस्ट है, एक यूरोलॉजिस्ट है ना, फिर हम लोग मिलके ये सर्जरी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हैव यू सीन द ट्रेंड के बढ़ रहा है भी? देखिए क्या अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारे लोग थे पहले जो जिनको लगता था ऐसा, बट वो उनके पास कोई चारा नहीं था, वो चल रहे थे, है ना। अब क्योंकि एक से दूसरे को हिम्मत आ रही है, दूसरे से तीसरे को हिम्मत आ रही है कि जब कोई ये चीज़ होती है, पहली बात तो ये अवेयरनेस आ रही है ना। फिर उसके बाद फिर लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो फील कर रहा हूँ ऐसा, मतलब सच में ये ऐसा कई लोग फील करते हैं और मैं सही हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, है ना। तो ये अवेयरनेस बढ़ने से ये चीज़ें हमें दिख रही हैं, है ना। थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि अब हर चीज़ बहुत ईजिली मालूम चलने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी शायद एक ट्रेंड है राइजिंग, है ना। करेक्ट। बट कुछ नया नहीं है ये, है ना। पहले लोगों को पता नहीं था, लोग उसके साथ चलते थे, या कोई कर लेता होगा सुसाइड, इतने सारे सुसाइड पहले भी होते थे, कईयों के तो रीज़न नहीं पता लगते, है ना। एक आपने डिप्रेशन वर्ड यूज़ किया बीच में, क्या सेक्स ना करने से भी लोग डिप्रेस हो सकते हैं? देखिए ओवरऑल अगर हम कहें तो कोई भी एक्सरसाइज हो, है ना, वो जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्पेशली इतनी अच्छी इंटीमेट एक्टिविटी होती है जिसमें इतना सारे एक्ट ऑफ लव होता है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स एंडोर्फिन्स बहुत रिलीज होते हैं, तो डिप्रेशन को दूर करने में तो बहुत ही एक अच्छा तरीका है। लोग तो यहाँ पे पेट्स रख लेते हैं तो वैसे ही उनके डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, है ना। तो कोई भी आप कोई इंटीमेट चीज़ किसी के साथ लव शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ यूजफुल थिंग टू क्योर डिप्रेशन, है ना। तो अगर आप ऐसा कहें कि ऐसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी अगर पार्टनर के साथ हो तो टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बढ़ता है, वो तो खुद ही एंटी डिप्रेसेंट है एक तरह से, है ना। तो डेफिनेटली मल्टीफैसेटेड वेज में कह सकते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आप में डिप्रेशन को दूर कर सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमें स्पर्म बेच के पैसे कमाने हो तो क्या ये देखिए आपको ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। है? स्पर्म डोनेशन जो चीज़ है, ये एक चीज़ है जो वायबल है, इन द सेंस वी हैव स्पर्म बैंक्स, है ना। बहुत सारे कपल्स को हेल्प मिलती है जो जिनमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है और या फिर इनकम्पैटिबिलिटी है, पर आजकल साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है कि फिर भी हम बहुत सारे मेल्स को जिनके स्पर्म ना भी हों तो भी हम कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के स्पर्म उनके बॉडी में से, टेस्टिस में से कर सकते हैं, है ना। और आगे चल के तो साइंस और इवॉल्व होगी तो आई थिंक हर किसी को ऐसा कर पाएंगे, बट जब तक ये इतनी इवॉल्व नहीं हुई है और जब तक हम
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन ट्रीटमेंट में जा पाएँ, क्योंकि कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं। और दूसरा, या कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो फिर ऐसे में डोनर इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई किसी और मेल के, जो कि पता नहीं है, इट्स अ पूल सैंपल, काफ़ी सारे लोगों का सैंपल लेके उसको मिला के उसको बस कैटेगराइज करते हैं कि हाँ, छोटा व्यक्ति जिसका कलर डार्क है, इंडियन ओरिजिन का, उसका एक अलग पूल बनेगा। लंबा व्यक्ति जिसका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसका अलग बनेगा, है ना। तो ऐसे कुछ कैटेगराइज कर देते हैं, ब्लड ग्रुप के हिसाब से कैटेगराइज करके फिर वो डोनेशन के पूल्स बन जाते हैं, है ना। उनसे फिर हम इंसेमिनेट कर सकते हैं, उनको हम फिर आर्टिफिशियल तरीके से सिरिंज द्वारा वुमेन में इम्प्रेगनेट कर सकते हैं उनको। तो उसके लिए जो सीमेन चाहिए होता है, ये स्पर्म बैंक्स इसको रखते हैं, तो वहाँ आप डोनेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगेन, कोई बीमारियाँ नहीं लोग तो रहनी ये पूछना चाहिए, चाहेंगे पैसा कितना मिलेगा, कुछ खास पैसा नहीं मिलता है। कितना पैसा होता है, देखिए, ये बैंक टू बैंक वेरी बट करता आपको है। थोड़ा आइडिया है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, कई लोग तो कुछ नहीं चार्ज नहीं देते इसके अच्छा, लिए, दे जस्ट ऐसा। डोनेटेड। हाँ, डोनेटेड हाँ। है ना। बट कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि भाई स्पेशली अगर कोई एथलीट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो तो फिर कई बैंक्स कुछ ऑफर भी करते हैं। अभी इंटरनेशनली तो ये पेमेंट डॉलर्स में की जाती हैं या यूरोज में की जाती है, उस पर तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इंडिया में एट बेस्ट आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं, अगर आपका बहुत, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत मनी है, आप इससे अपनी लिविंग कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बिजनेस नहीं है मतलब ये, बिजनेस इसको नहीं है। अगर लोग युवा हमारे देश के अगर सोचें कि इसमें बहुत सारी रिगरस टेस्टिंग भी की जाती है ना। तो कई लोगों का क्या होता है कि उनको लगता है कि चलिए इस बहाने हमारी टेस्टिंग हो जाएगी, तो उस मोटिवेशन में लोग स्पर्म डोनेट कर सकते हैं, है ना। और कई सारे रीजंस हो सकते हो हैं। जाएगा मतलब। हाँ, बिकॉज सिर्फ हेल्दी लोगों का ही स्पर्म लिया जा सकता है, उसमें कोई एडिक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई फैमिली हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमारियां हैं, आपको कोई एक्टिव बीमारियां नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी आपने न्यूज़ देखी, एक बंदा, देयर इज अ मैन विद 3 पीनस। देखिए, हाँ, ये इसको डायफिलिया या ट्राइफिलिया कहते हैं, मल्टीपल, ये एक बीमारी होगी ना, ये तो एक तरह से। हाँ, तो ये ऐसा ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होती हैं, कई लोगों के हो सकता है कि नाभि पीनस हो, है ना, एफिलिया बोलते हैं। तो कई लोगों के डुप्लीकेट पीनस होते हैं, कई लोगों के पीनस एक होता है, यूरिन के रास्ते 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो ये बनावट के एब्रेशंस हो सकते हैं, जैसे दीज आर ऑल जेनेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एट द बर्थ। यस। एंड हाउ डू दे डील विद इट? तो टिपिकली क्या होता है कि बहुत सारी सोसाइटी ऐसी जहाँ पे इसकी अवेयरनेस ही नहीं है ना। तो वहाँ पे तो लोगों को बड़े होकर मालूम चलता है कि यार ये सब था, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं रही या तब फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो नहीं दिखा पाते, तो वो बड़े होते तक कैरी करते हैं। अदरवाइज फिर ऐसे में क्या किया जाता है कि उनको रिस्टोर किया जाता है, जैसे 2 यूरिन के रास्ते हैं तो उनको फ्यूज़ करके एक बना दिया जाता है ना। तो अगर कोई जैसे एक्स्ट्रा फिंगर है उसको हटा दिया जाता है, या एक्स्ट्रा पीनस है तो उसको हटा के उसको नॉर्मल स्किन को वहाँ पे, ताकि वो जितना नॉर्मल अपीयरेंस तक ला सकें उसको लाया जाता है। ओके। अभी क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से हो और हमारे को पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा रिलेटेड टू किडनी स्टोन। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बियर पी लो, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बियर पीने से किडनी स्टोन गायब हो जाता है या रिमूव हो जाता है। इज इट ओके टू से? देखिए, यूरोलॉजिस्ट तो कोई रिकमेंड नहीं करता बियर, कोई मेरे डॉक्टर ख्याल से। रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अब डॉक्टर में आप, क्योंकि डॉक्टर भी एक जेनरिक टर्म है ना, हाँ। केमिस्ट वाले भैया भी किसी के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, या कोई और पैथी के डॉक्टर होते हैं, कई लोगों का डिग्री नहीं होती वो भी डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो गांव में भाई वही बीपी सबका चेक कर रहे हैं, या कोई कंपाउंडर हैं या नर्स हैं, उनको भी लोग डॉक्टर मान लेते हैं। तो देखिए, जो भी हम कह सकते हैं, जो भी वेल ट्रेन डॉक्टर है वो कोई भी बियर रिकमेंड नहीं करेगा, है ना, बिकॉज बियर डिहाइड्रेट करती है, बहुत तरह के स्टोन्स को बढ़ावा भी देती है। बट क्या होता है कि बियर पीने से एक डायरोसिस होता है, जैसे कि आप जानते हैं अल्कोहल एक डायरेटिक होता है, तो यूरिन का वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो उसके साथ छोटे मोटे स्टोन तो देखिए निकल ही जाते हैं अपने आप, पानी भी पियेंगे उतना तो भी निकल जाएगा, बट पानी कौन पिए इतना, है ना। तो यूजुअली वो किसी ना किसी फॉर्म में उसको इनटेक करने से ऐसा हो सकता है। फिर वो ये कि निकली, उसने दूसरे को बोल दिया कि यार मैंने, तो आइडली तो ऐसा कुछ, ये दिस इज जस्ट अ फूड फैट, है ना। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे बियर, वो डिहाइड्रेट और करती है बॉडी को ऑनेस्टली, और किडनी को नुकसान कर सकती है, और लिवर पे जो करती है सो करती है ही, वो तो अलग ही है खैर। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम पीते नहीं थे सर, इस चक्कर में पीनी शुरू कर दी। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना, अपने दोस्तों को। ओके। अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी मेरे को ऐसा फील होता है, जो सुनने में आता है कि सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। सेलिब्रिटीज़ में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है सेक्सुअल हेल्थ की? देखिए, क्या होता है कि ज़्यादातर जो भी लोग बॉडी की फिटनेस पे एम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह जैसे लेते हैं। तो बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स ही हमारे पास अनफॉर्चुनेट है कि कई बार वो भी अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, जो कि एडल्ट्रेटेड हैं, या जो एक्चुअली कई बार तो बता के भी स्टेरॉइड्स लोग देते हैं, पेशेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करते हैं।
तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हो माइंड में, फॉर एग्जांपल आपने स्टेरॉइड बाहर से लिया, आपको टेस्टोस्टेरोन दे दिया गया, है ना, तो आपके जो टेस्टिस हैं वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, है ना। तो फिर इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके टेस्टिस का साइज सिकुड़ने लग जाता है ना, बिकॉज वो अपनी फैक्ट्री तो डाउन हो गई, बंद हो गई, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ तो टेस्टिस भी बहुत श्रिंक हो जाते हैं, स्पर्म्स जो है बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, और सडनली जब वो हट जाता है वो सपोर्ट, तब फिर बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, है ना। फिर सडनली हमारा टेस्टोस्टेरोन डिप हो जाता है, फिर लिबिडो का लॉस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब कुछ हो जाते हैं। मतलब ये जो जिम रैट्स हैं जो अपने डोले बनाने के लिए स्टेरॉइड्स हाँ, खाते हैं, वो दे कुछ डेफिनेटली चीज़ें, विल हैव द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। हाँ, अगर वो स्टेरॉइड अब्यूज़ कर रहे हैं तो आइडली फिर वही बात है कि इसको किसी की सुपरविजन में करना चाहिए। आइडली एक मेडिकल डॉक्टर अगर कोई ऐसी और थेरेपीज़ दें जिससे नेचुरली हम बूस्ट कर सकें टेस्टोस्टेरोन को। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो माइंड के थ्रू वो सिग्नल्स भिजवाती हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ सकती है बॉडी में, है ना। तो डायरेक्ट क्यों लें? बट वही वाली बात है कि एक तरह से फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन जो कि चलती आ रही है, और ये बिल्कुल इलीगल है, बट फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, हर जिम में हो रहा है, जो कि हर मतलब हर जिम एवरीवेयर। के बाथरूम में हो रहा है। बाथरूम में भी क्या, आई हाँ, थिंक पूरे मेन इंजेक्शन तो कोई कहीं भी लगवा देता है करेक्ट करेक्ट। बट बहुत मज़ा आया डॉक्टर रमन आपसे बात करके। सेम है। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दोज माय इनसाइट्स। आई एम प्लेजर। आई श्योर होप के इससे हम एक बिगर मोमेंट को एक आगे हम इनिशिएट कर पाएँ, जहाँ पे डेफिनेटली। जो आदमी का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के नाम पे, है ना, उन सबको रोका जा सके, है ना। हाँ, इंडिया में एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, आपको कुछ जेन्युइन सलाह चाहिए आप उनसे ले सकते हैं, नहीं तो आजकल तो इन्फॉर्मेशन बहुत वाइडली अवेलेबल है ना। थोड़ा सोच समझ के आई थिंक होना चाहिए। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि आदमी को कोई प्रॉब्लम है अगर, है ना, तो एटलीस्ट वो ये कोशिश करें कि वो औरों की प्रॉब्लम सुन के उस पर हंसे ना, एटलीस्ट, है ना। चलो आप नहीं सॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं, आप उसको रिडिक्यूल ना करो। लॉफिंग इट आउट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, है ना। आप करेक्ट। किसी अच्छे डॉक्टर को रिकमेंड कर दो उनको, या आप कहो कि यार ये सुन के मुझे मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, अब इसको यार कुछ दिखाना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ डॉक्टर तक, है ना। आइडली दिस शुड बी द एटीट्यूड दैट मेन शुड हैव टूवर्ड्स अदर मेन विद प्रॉब्लम, ताकि और लोग बता पाएं अपनी प्रॉब्लम, करेक्ट। उनके साथ ना जीना पड़े, क्योंकि काफ़ी जगह इफेक्ट करती है। आदमी को प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेड विनर की एक रोल है उसका आज भी इस सोसाइटी में, है ना। तो वो बहुत इम्पैक्ट होता है ना। बहुत सारे सुसाइड इस वजह से होते हैं। बिल्कुल। यूजुअली रोज़ एक कोई मरीज होता है जो कहता है कि सर मैं तो, आप कुछ करो तो ठीक है सर, आप मेरी लास्ट उम्मीद हो, नहीं तो मैं तो चला, है ना। अच्छा, जी। तो आई थिंक ये काफ़ी डीप देयर आर इशू है। मेनी पीपल हु वांट टू सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस, बिल्कुल, क्यों नहीं। बिकॉज दे आर फेसिंग मे बी पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आ पा रहे सेक्सुअल बिकॉज इश्यूज ऑफ हो रहे दिस। हैं, यस यस, बिल्कुल। वेंट आउट कहीं नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगेन सोसाइटी का तो मेकअप ही है। सो मैसेज इज दैट मेंस हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, इन चीज़ों को। और ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गुप्त रोग करके जो इसका एक बदनामी दे चुके हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को, ये अपनी ही बॉडी के पार्ट्स हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी रिफ्लेक्शन है ना। इनको एक डॉक्टर नहीं पकड़ेगा तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहे हैं या सिर्फ कुछ गलत करने से हो रहे हैं। ये नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल जैसे शुगर बीपी, कोई कुछ गलत करने से नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, खाना ऐसा है, तो हमारे जीन्स ऐसे मिल गए हमें, इसमें हमारी तो कोई खास गलती नहीं है ना, ठीक है। हम उसमें कुछ बेटर कंट्रोल कर सकते थे, बट कितना मुश्किल है कंट्रोल करना, करेक्ट। है ना। हर कोई हर चीज़ को कंट्रोल करता तो हर सब कोई भगवान ही हो जाते, है ना। तो गिवन कि हम इंसान हैं तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स जहाँ की भी हों, दे आर अ पार्ट ऑफ अस एज एन इंडिविजुअल, तो उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। उसी नोट पे थैंक यू सो मच। मिलते Looking हैं। forward to meeting you again and discuss maybe other aspects of urology and andrology. Yeah. Thank you. थैंक यू।